चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मुझे देख रहे हैं ये वीडियो रिवीजन वीडियो। ठीक है, ये वीडियो सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए है। मैं आपको, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको रिवीजन सितंबर मंथ और अक्टूबर 5 अक्टूबर तक मैं आपके सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट जितने भी 80-90% रिविजन्स पूरे कराऊंगा, जिसमें से आपका टारगेट 50 to 70 मार्क्स को आराम से अचीव करने वाला रहना चाहिए और आप कर भी पाएंगे। बिलीव मी, जितना मैं रिवीजन में आपको एग्जॉस्टिवली कवर करा रहा हूं उतना अगर आपने कर लिया, दो चीजें फॉलो करनी है जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। पहला, आपको रिवीजन में रिवीजन वीडियो 2 बार देखना है। दूसरा, क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व कर लेंगे जितने क्वेश्चन मैंने रिवीजन में कवर कराए। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल को भी देखना है, वो भी इसी रिवीजन में कवर है। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो पास्ट एग्जाम में आ चुका है या हमारे स्टडी मटेरियल में है या आरटीपी एमटीपी एनीथिंग, 100% कंसेप्ट्स कवर्ड है। ठीक है, मैंने इस वीडियो से पहले आपको ऑलरेडी शेयर बेस्ड पेमेंट इंड एस 102, बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस 103 और रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर दैट इज इंड एस 115, इनके रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। इस वीडियो के साथ मैं प्रीवियस लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, सो दैट आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, सिंपली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंड एस 116, जिसका वेटेज अगर मैं आपको बात करूं तो इट विल बी अराउंड 7 to 10 मार्क्स, 7 से 10 नंबर तक के लिए इंड एस आ सकता है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं। ठीक है, मैंने इस इंड एस में आपको सिंपली एक चीज बताई थी कि भाई यूज ऑफ असेट, जब भी हम किसी असेट को यूज करते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो हमें उस असेट को यूज करने का हमारे पास राइट हो या हम उस असेट के ओनर हो जाएं। अगर हम उस असेट के ओनर हो जाते हैं तो कैन आई से वी आर हैविंग द ओनरशिप ऑफ द असेट, और उस केस में हम पर इंड एस लगेगा। हम पर मतलब हम एक एंटिटी हैं। एक एंटिटी का एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, तो इंड एस एंटिटीज पर लगता है, और मैं एंटिटी अपने एग्जांपल में हमेशा रहेगी एचडी लिमिटेड, है ना। हर्षित द्विवेदी मेरा नाम है, तो अपन इस कंपनी का नाम रख लेंगे एचडी लिमिटेड। ठीक है, तो अगर मेरे पास ओनरशिप है किसी एसेट की तो मेरे पर लग जाएगा इंड एस 16 जो बात करता है पीपीई की। लेकिन अगर मेरे पास राइट टू यूज है, राइट टू यूज द एसेट, राइट है टू यूज दैट एसेट, तो फिर मेरे पे लग जाता है इंड एस 116 लीजेस। ठीक है, लीज की डेफिनेशन क्या है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जिससे कि एक पार्टी ग्रांट्स राइट्स of use of identified asset for a period against consideration to another party। एक पार्टी राइट ऑफ यूज देती है किसी असेट का किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए टू अनदर पार्टी, तो जो पार्टी राइट टू यूज देती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों लेसर। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है, तो लेसर कौन होता है, ओनर ऑफ द असेट, एंड जो रिसीव करता है कंसिडरेशन किससे, अनदर पार्टी से। क्यों, क्योंकि इस वन पार्टी ने अनदर पार्टी को क्या दिया है, असेट दिया है टू यूज किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और उसके बदले में से क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन। तो लेसर कौन है, जो असेट को देता है, ओनर ऑफ द असेट, है ना। हु गिव्स द असेट टू अनदर पार्टी, दैट इज द लेसी। लेसी कौन होगा, यूजर ऑफ द असेट अगेंस्ट द पेमेंट, यूजर ऑफ असेट अगेंस्ट द पेमेंट। ये हैंड रिटन नोट्स का जो भी आपको पीडीएफ्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल करा दूंगा, सो दैट आप उस ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। डोंट यू वरी, आप निश्चिंत होकर इस रिवीजन वीडियो को देखिए, बहुत सिंपली स्लोली हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि भाई लीज का मतलब क्या होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी ग्रांट्स राइट ऑफ यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट फॉर अ पीरियड अगेंस्ट अनदर, अगेंस्ट कंसिडरेशन टू अनदर पार्टी। अनदर पार्टी मतलब लेसी, और जो पार्टी राइट ग्रांट कर रही है वो कौन हो जाएगा, लेसर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेसी है, लेसी कौन, यूजर ऑफ द असेट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या क्या मिल गया, एक तो राइट ऑफ यूज मिल गया। राइट ऑफ यूज किसका मिला सर, आइडेंटिफाइड असेट का मिल गया। आइडेंटिफाइड असेट का जो यूज मिला है, राइट मिला है उसको यूज करने का, किसी पीरियड के लिए मिला होगा, उस पीरियड के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए आप, ये जो लेसी है ये लेसर को कुछ पेमेंट कर रहा होगा, कंसिडरेशन पे कर रहा होगा। तो यहां से 4 शब्द उठ के आए कि राइट ऑफ यूज,
identified asset, period and consideration. Now what do you mean by this right of use? Right of use का मतलब होता है control over substantial economic benefit of the asset. समझ में आया? राइट ऑफ यूज का मतलब क्या हुआ? राइट ओवर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एसेट. एंड also control includes can restrict right of use to others and can direct its use. right of use का मतलब समझ में आता है कि आप किसी के right को restrict भी कर सकते हो और direct भी कर सकते हो. Done? Okay. What do you mean by the identified asset? तो लेसर शुड नॉट हैव सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट. लेसर के पास सब्सटीट्यूशन के राइट ना हो, राइट टू यूज राइट हो जो ओनर के पास होते हैं और वो ट्रांसफर उसे कर देता है. पीरियड क्या होता है? लीज टर्म, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लीज टर्म. लीज टर्म इज नथिंग बट नॉन कैंसिलेबल. और इस पीरियड के एंड में एक ऑप्शन है कि इस लीज टर्म को हम एक्सटेंड कर सके. ये छोटी छोटी चीजें हैं, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल आप अगर ये रिविजन देख लेते हो दोस्तों तो आपका ये इंडेस श्योर शॉट आप फुल मार्क्स लेके आओगे, ये फॉर श्योर है. ओके. नाउ कंसीडरेशन की अगर मैं बात करूं तो कंसीडरेशन में अब क्या आ जाता है? कंसीडरेशन का मतलब कि भाई एक जो लेसी है, ये जो लेसी है ये लेसर को कुछ पेमेंट कर रही है. अब वो पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? मैंने अभी तक आपको क्या बताया? ये एक डेफिनेशन बताई लीज की. इस लीज की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एक पार्टी जिसका नाम है लेसर वो ग्रांट करती है राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट फॉर अ पीरियड अगेंस्ट कंसीडरेशन टू अनदर पार्टी. ओके. अनदर पार्टी को वो कंसीडरेशन देते हैं जिसका नाम होता है लेसी. ये बात समझ में आ गई? ओके. लेसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ऐसा हो जाता है कि भाई राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या वर्ड आ जाएंगे? उसके पास राइट ऑफ यूज आ गया. राइट ऑफ यूज मतलब वो एसेट का कंट्रोल है उसके पास में, वो कंट्रोल डायरेक्ट कर सकता है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है. सर आइडेंटिफाइड एसेट कौन सी होगी? सर जो एसेट का राइट ट्रांसफर हो रहा है टू यूज इट. ओके. पीरियड क्या हो जाएगा? सर पीरियड इज नथिंग बट लीज टर्म. लीज टर्म एक्सटेंड भी हो सकता है और नॉन कैंसिलेबल होगा. कंसीडरेशन, लेसी जो लेसर को पेमेंट करेगा वो क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा. ओके. नाउ सर अब हम आते हैं कंसीडरेशन पे. तो कंसीडरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फिक्स कंसीडरेशन. जो मान लीजिए मैं एक एचडी लिमिटेड हूं, मैंने एक दूसरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल से मैं एक एचडी लिमिटेड हूं, एचडी लिमिटेड ने बडी लिमिटेड को एक एसेट लीज पर दी ओवर 10 इयर्स टाइम और हर साल 1 लाख रुपए बडी लिमिटेड एचडी लिमिटेड को देगा. इस केस में यहां पे लेसर कौन हो गया? सर लेसर तो हो गया एचडी और लेसी कौन हो गया? बडी. अब ये जो लोग हैं इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 1 लाख रुपए बडी लिमिटेड हर साल एचडी लिमिटेड को दे रही है तो ये 10 साल तक हर साल देती रहेगी, है ना. और साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर भी आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आप हर साल दोगे तो आप लीज लायबिलिटी आज की ही डेट पर बडी लिमिटेड क्या करेगी? आज की डे पे डे 1 पर जैसे ही लीज कमेंस होगी, लीज का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, उसी दिन पर हर साल जो 1 लाख रुपए दे रहे हो 10 साल तक जो देना है उस लीज लायबिलिटी को आप एस्टिमेट करोगे. अब इस लायबिलिटी को आज की डेट पर अगले 10 साल के लिए एस्टिमेट जब आप करोगे दोस्तों तो आपको प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज करनी पड़ेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. यस और नो? आंसर इज यस. सो यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमने लीज लायबिलिटी को एस्टैब्लिश कर लिया. इसका ये किस बेसिस पे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कंसीडरेशन. अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कंसीडरेशन हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट जो रेट होती है उसको यूज करेंगे जिसपे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स निकालेंगे. इसको कुछ और नहीं हम फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ही बोलते हैं. ठीक है. मान लीजिए क्वेश्चन में हमें ये मालूम नहीं है तो हमें डिस्काउंटिंग रेट यूज करनी होगी और क्वेश्चन में हमें दूसरी रेट दी होगी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. तो या तो हमें इम्प्लिसिट इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट आईआईआर दिया होगा या फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट गिवन होगी. इन दोनों में से जो भी अवेलेबल है. सर दोनों अवेलेबल है तो कौन सी अपने को यूज करनी है? तो दोस्तों फिर हमें आईआरआर यूज करनी है. ओके. फॉर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फिक्स्ड कंसीडरेशंस. नाउ कम्स प्लस. ये तो अभी पहला पॉइंट कंसीडर हुआ. कंसीडरेशन के अंदर एक और चीज आती है वेरियस पेमेंट्स. कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इन रिलेशन टू द लीज कॉन्ट्रैक्ट जो लग रही है वो भी हम इसमें कंसीडर कर लेंगे. इसके बाद हम कंसीडर करते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू.
चलिए आते हैं, समझते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। तो अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी टू द लेसर। लीज टर्म के एंड में ऐसी कोई रेजिडुअल वैल्यू जो लीज टर्म जब एंड हो रहा है और उस अमाउंट को देने के लिए गारंटी कौन देता है? लेसी देता है लेसर को, कि भाई इतना तो मैं आपको दे दूंगा। फॉर एग्जांपल जो एसेट लीज पर दिया गया उसका रेजिडुअल वैल्यू है 10,000, जिसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आपकी है 8,000। 8,000 मतलब मींस एट द एंड ऑफ द लीज टर्म asset will revert back to the lessor and lessor, यहां पे जस्ट अ मोमेंट, लेसी टू द लेसर क्या करेगा? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू देगा, मींस लेसर विल गेट गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम लेसी। ये बात समझ में आई? और सर बट ये तो आप बोल रहे थे 10,000 है और इसमें 8,000 तो गारंटीड है, बाकी का वो मार्केट से भी मिल सकता है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बच्चे इस इंडेस से बहुत घबराते हैं बिकॉज ये एक तो बहुत बड़ा इंडेस है और मार्केट में इसको बहुत बड़ा बना के पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको बहुत गारंटी के साथ बोलता हूं इतना कर लिया आपका इस इंडेस में फुल ऑन फुल। मैं आपको एफआर में जितने रिविजन्स कराऊंगा सारे के सारे अगर आपने मेरी कही हुई अप्रोच पे कर लिया, आपको 2 बार वीडियो देखना है और 1 बार उसको लिख के सॉल्व करना है, दैट्स इट। मैं आपको बता देता हूं आपके 50 से 70 मार्क्स कहीं नहीं गए सीए फाइनल के अकाउंट्स में, ठीक है, मतलब एफआर में। ओके नाउ तो ये आपको गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू समझ में आ गया। देन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेसिफाइड है कि भाई आज मैं देखो यूज करने के लिए दे रहा हूं 10 साल के लिए एसेट, लेकिन जब 10 साल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा दोस्त, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है ना, उस दौरान उसके बाद मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप इस एसेट को परचेज भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज प्राइस भी, उस एक्सरसाइज प्राइस भी इस कंसीडरेशन में इंक्लूड हो जाएगी। एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है कि जब लेसर लेसी को लीज पे एसेट देता है और ये बोल देता है कि भाई लीज टर्म जब खत्म होता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस एसेट को यूटिलाइज कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और इस पर्टिकुलर प्राइस पर, फॉर एग्जांपल से 2 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगी, प्लस पेनल्टीज एंड इंसेंटिव। थोड़ी देर का सबर रखना, आगे अपन समझेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा? लीज की डेफिनेशन ही समझ रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई one party grants right of use of identified asset for a period against consideration to another party कौन होगी? लेसी, और जो पार्टी राइट दे रही है वो हो जाएगा लेसर। और इसके बाद हमने सीखा कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 चीजें ध्यान रखनी है, राइट ऑफ यूज, आइडेंटिफाइड एसेट, पीरियड और कंसिडरेशन। सर राइट ऑफ यूज में कंट्रोल, मैंने बोला कि जो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट रखता हो उस एसेट का, साथ ही साथ दोस्तों रिस्ट्रिक्ट करता हो राइट ऑफ यूज टू अदर्स एंड कैन डायरेक्ट इट्स यूज। आइडेंटिफाइड एसेट में क्या होता है कि लेसर शुड नॉट हैव सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट। पीरियड में लीज टर्म हो जाता है और कंसिडरेशन क्या हो जाता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कंसिडरेशन, वेरिएबल पेमेंट्स दैट इज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एंड एक्सरसाइज प्राइस, प्लस कोई पेनल्टी है और लेस कर देंगे कोई इंसेंटिव, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कंसिडरेशन एक आईआरआर रेट पर कैलकुलेट होगी जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हम यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट क्या है? ये रिप्रेजेंट्स मार्केट वैल्यू एट विच एसेट कैन बी परचेज राइट नाउ, आउटराइट आज की डेट पे वो एसेट जितने पे परचेज हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू। ओके नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट जैसे ही खत्म हुआ तो हम इस इंडेस में कितनी चीजें पढ़नी है, तो कोई मन में बोल रहा होगा कि सर हमें कितनी चीजें इस इंडेस में पढ़नी है। तो 4 चीजें दोस्तों अपने को इस इंडेस में पढ़नी थी कि अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी, है ना, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर, और सेल्स एंड लीज बैक के कुछ केसेस है उसको डिस्कस करना था, और फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस उसको अपने को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पार्ट इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इन द बुक्स ऑफ लेसी। इन द बुक्स ऑफ लेसी अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग, लेसी कौन है हमारी बुक्स में? जिसके पास राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट आ गया। हमारे एग्जाम्पल में याद है 2 नेम्स है, एक एचडी लिमिटेड जो हमेशा रहेगा लेसर, और एक है बडी लिमिटेड। बडी लिमिटेड कौन है? जो है लेसी। ये बात समझ में आती है दोस्तों? ओके नाउ वी आर मूविंग अहेड। इन द बुक्स ऑफ लेसी
अब हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे बुक्स ऑफ लेसी में? तो लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग करने के लिए तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है। पहला, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा असेट का। दूसरा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब ईयर एंड पर कैसे होगा। तीसरा, स्पेशल इश्यूज हैं, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको अपन समझेंगे। सबसे पहले अपने को देखना है कि इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए सबसे पहली कंडीशन ध्यान रखना है कि भैया लीज शॉर्ट टर्म ना हो। लीज शॉर्ट टर्म ना हो मतलब 12 महीने से कम की ना हो, और लीज किसी स्मॉल वैल्यू आइटम के लिए ना हो। ये स्मॉल वैल्यू आइटम अपन यहां अलग से समझेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंदर, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, लीज शॉर्ट टर्म ना हो मतलब 12 महीने से कम की कॉन्ट्रैक्ट ना हो। दूसरा स्मॉल वैल्यू आइटम के लिए ना हो लीज। ये बात समझ में आती है दोस्तों? ओके, अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर हम इसको लेसी की बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और क्या जनरल एंट्री करेंगे दोस्तों? राइट ऑफ यूज ऑफ असेट। क्यों? क्योंकि अब ये जो असेट है इसका राइट आपके पास आ गया, तो आपकी बुक्स में ये बीइंग एन असेट आएगा। और जब ये असेट आएगा तो आपकी अकाउंट्स में, आपकी अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? राइट ऑफ यूज ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी टू बैंक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन चार्जेस। सर व्हाट इज दिस बैंक एंड व्हाट इज दिस प्रोविजन फॉर डीएसआर? डीएसआर मतलब डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ चार्जेस। ये आपने इंड AS 16 में भी पढ़ा होगा पीपीई वाले में, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा इन डेप्थ समझा देता हूं क्या होता है ये। 2 सेकेंड। सर मैंने आपको बोला था कि कंसीडरेशन के अंदर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह भी लग सकती है। वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कुछ और नहीं, बैंक के अकाउंट के अंदर आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स लीज लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन चार्जेस, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि मान लो आपको समुद्र के तट पे गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है 10 साल के लिए ऑयल डिगिंग करने के लिए, तो आप अपनी मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करोगे वहां पे तेल वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। अब जब 10 साल आपके खत्म हुए, जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी, उसके बाद जब आप वहां से हटोगे तो गवर्नमेंट आपको ये बोलती है कि भाई वो जो जहां पे आप ऑयल डिगिंग कर रहे थे वो पूरा एरिया वापस से नॉर्मल करके जाओ। तो उस एक्सपेंस को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन चार्जेस, ठीक है। इसका प्रोविजन क्यों बनाना है? क्योंकि ये एक्सपेंस जो है ना हमें डे 1 से ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इसको हम एक तरह से प्रोविजन मान लेते हैं। ये देखो मैंने लिखा भी है कि देखो लीज लायबिलिटी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, बैंक में जाएगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और प्रोविजन फॉर डीएसआर सेम एज इन पीपीई। ये समझ में आया इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा लीज लायबिलिटी का। नाउ कम्स दी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब अब पहली बार अकाउंटिंग तो हो गई, बुक्स में आपके असेट आ गया लीज वाला, लेकिन अब ये हर ईयर एंड पे कैसे अकाउंटिंग होगी? तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में 2 चीजें आपकी बुक्स में आ गई। देखो इनिशियल रिकॉग्निशन जैसे ही किया तो आपकी बुक्स में क्या आ गया? राइट ऑफ यूज ऑफ असेट मतलब एक एसेट आ गया, और साथ ही साथ लीज लायबिलिटी भी आपकी बुक्स में आ गई। अब इन दोनों का हर ईयर एंड पे कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, दैट इज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करोगे, ये बात समझने वाली है। और इसको समझने के लिए हमें सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में दोनों चीजों को अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो जैसे आप देखोगे हैंडरिटन चार्ट में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन लिखा है, इसके नीचे मैंने आपको लिख दिया राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट और यहां लिख दिया लीज लायबिलिटी। सो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैसे अपन सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करेंगे? तो भाई इंड AS बोलता है, क्या बोलता है कि या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लो या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर लो, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अभी अपन आगे जाके क्वेश्चंस देखेंगे कैसे अपन को इसको सब्सिक्वेंटली रिमेजर करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। और साथ ही साथ देखो ये एसेट है ना, हाँ ये एसेट है। अब इसको आप बार बार क्या करोगे? राइट ऑफ यूज करोगे जब तक कि लीज टर्म आपका खत्म नहीं होगा। हाँ, तो हर ईयर एंड पे इसको अमोर्टाइज भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो अमोर्टाइजेशन जब करोगे तो आपकी बुक्स में आ जाएगा अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राइट ऑफ यूज अकाउंट, ठीक है। ये हमेशा SLM मेथड से करना, अगर कोई भी मेथड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोजर आएगा? तो राइट ऑफ यूज ऑफ असेट की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी, उसमें सारा डेप्रिसिएशन लेस कर दो, और अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस गिवन है इफ एनी तो उसको लेस करके जो भी आएगी दैट इज योर बैलेंस शीट फिगर। ये बात समझ में आती है दोस्तों? यहां तक कोई समस्या? ओके,
यहां तक पूरा समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पे अपन देखेंगे लीज लायबिलिटी के बारे में। लीज लायबिलिटी का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा, तो इंड एस बोलता है कि इसको आप एक तरह से फाइनेंशियल लायबिलिटी मानिए, और अगर आप इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लेते हैं दोस्तों, तो जैसा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं सर, हम करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड कहां डिफाइंड है, इंड एस 109 में। सिंपली क्या करना है, लीज लायबिलिटी को हर साल अमोर्टाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लेना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी मानने के बाद हम इसको अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते जाएंगे। एंट्री क्या होगी, साथ ही सिंस इट इज अ लायबिलिटी हर साल पे करना है तो फाइनेंस चार्जेस भी लगेंगे, तो फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, और हर साल आप रीपेमेंट भी कर रहे हो। अपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि बडी लिमिटेड और एचडी लिमिटेड को हर साल 1 लाख रुपए रीपे कर रही है, तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर रहे हैं अपन। अभी से भी ये कंसेप्ट है, मैं आपको ये जैसे ही चार्ट खत्म होगा तो उसके बाद अपन सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस पे कैसे करना है ये देखिए। सो डोंट वरी, आपको अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो आप ये पूरा लेक्चर देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ अब सर ये तो समझ में आएगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लो और एसीएम मेथड से रिकॉग्नाइज कर लो, और फाइनेंशियल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो आपने इस साल रीपेमेंट किया। अब एक और पॉइंट ये होता है कि भाई आप लीज लायबिलिटी को एज फाइनेंशियल लायबिलिटी तो दिखाओगे बैलेंस शीट में, बट सर ये नॉन करेंट है या करेंट है ये तो बताया ही नहीं, तो इसको अपने को समझना पड़ेगा कि इसको अपन नॉन करेंट लायबिलिटी बोलेंगे या करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला हेड अगर आपको बैलेंस शीट का थोड़ा भी नॉलेज है, शेड्यूल 3 की डिवीजन 2 की बैलेंस शीट का अगर थोड़ा भी नॉलेज है, तो दोनों हेड्स में आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है। अब इसके लिए मैंने आपको यहां पे बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीज लायबिलिटी एज नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है इंस्टॉलमेंट्स आर पेड ऑन ईयर एंड, करंट ईयर की ईयर एंड पे ही पे हो रही है, मतलब इसी साल के ईयर एंड पे इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। तो जो भी आपकी अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनती है, ईयर ओपनिंग बैलेंस, उसमें इंटरेस्ट, और उसमें से ये दोनों ऐड कर दो और इसको लेस कर दो इंस्टॉलमेंट्स को, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस है मान लीजिए 100, 10% इंटरेस्ट तो 10 रुपए, ये हो गया 110 का, और साल भर के एंड में हमने 11 रुपए रीपे कर दिए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना बचा दोस्तों, 99। ठीक है, अब ये 99 इस साल का क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। अगेन 10% से इंटरेस्ट लगाओ तो 9.9 रुपीज हो जाएगा, 11 की अगेन इंस्टॉलमेंट पे हो गई। ठीक है, अब ये जो 11 रुपए पे करें आपने सेकेंड ईयर में, इसमें आपने क्या किया, 9.9 की तो इस साल की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, हाँ या ना, मुझे बताओ ना। ये जो 11 रुपए आपने पे करे, इसमें 9.9 की तो इंस्टॉलमेंट आपने पिछले साल की पे कर दी, और बैलेंस जो 1.1 जो आपने पे किया है वो प्रिंसिपल से पे किया, तो ये हो जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी। और ये जो 97.9 है, ये जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग है, ये पेड आफ्टर नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर पे होगा इसमें से पेमेंट। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको मानना क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल बता दूं, आपको करना क्या है कि अगर ईयर एंड पर पे हो रही है तो नॉन करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब क्या इसका आज पेमेंट होना है सेकेंड ईयर में, नो सर ये थर्ड ईयर में पेमेंट होगा, तो कहना इसी ये तो हो जाएगा नॉन करेंट। और ये जो पिछले साल का ओपनिंग था, इसमें से 1.1 आपने पे किया था, तो 1.1 हो जाएगा आपका करेंट लायबिलिटी, और जो पेड आफ्टर नेक्स्ट ईयर है 97.9, ये नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाएगी ईयर 1 के लिए। ये बात समझ में आती है कि नहीं? अगर आपको कुछ भी नहीं आया तो आप तो सिंपल ये चार्ट देख लो कि इफ इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एट ईयर एंड एंड ईयर स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। दूसरा केस क्या होता है कि भाई इंस्टॉलमेंट्स आर पेड ऑन ईयर स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो सिंपल है कि भाई ओपनिंग इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, तो जो इस साल की इंस्टॉलमेंट है वो इस साल पे हो रही है, नेक्स्ट ईयर हो रही है, सर नेक्स्ट ईयर हो रही है, तो सेकंड ईयर में हमें देखना पड़ेगा कि ये करंट और नॉन करंट क्या है। तो जो आपने पे कर दिया ईयर 1 के लिए वो हो जाएगा करंट लायबिलिटी, और जो क्लोजिंग बचा वो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ये तो बहुत सिंपल है सेकंड वाला केस, बट फर्स्ट वाले केस में क्या होता है कि जो 99 है, इस 99 में से
1.1 आपने करंट लायबिलिटी डिक्लेयर कर दिया और ये जो 97.9 है ये नेक्स्ट ईयर के बाद पे होगा तो ये नॉन करंट हो जाएगा। तो आप तो सिंपल यहां आ जाओ, कहां पर, इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एट ईयर एंड या फिर ईयर स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ईयर स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर है तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर जो अमोर्टाइजेशन टेबल में दिख रही है, और करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट। यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, करंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर बैलेंस नेक्स्ट ईयर, और करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर लेस नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी अपन देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस पे आने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि भैया राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट क्या होता है, लेसीज राइट ऑफ यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट ओवर लीज टर्म। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट IIR is the rate at which present value of all lease payments and any guaranteed residual value will be valued, and इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। एक इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंसेप्शन ऑफ द लीज, लीज बिगिनिंग की डेट कौन सी होती है, तो इन दोनों में से या तो डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट या डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज विच एवर इज अर्लियर। और शॉर्ट टर्म लीज का मतलब क्या होता है, लीज ऑफ 12 मंथ्स और लेस, एंड लेसी डज नॉट हैव रीपर्चेज ऑप्शन, मतलब एक्सरसाइज ऑप्शन यहां पर नहीं है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, तो यहां पे कमीशन अगर कुछ पे किया है फॉर सेलिंग एजेंट्स उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। लीगल, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एमसीक्यू में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इसको देख लो, केस स्टडी में भी है, आईसीआई की जो पोर्टल पे एमसीक्यू केस स्टडीज है वहां पर ये गिवन है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि कमीशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले देख लो कमीशन, सॉरी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कमीशन आएगा, क्यों, क्योंकि इंक्लूडिंग पेमेंट्स एम्प्लॉयज रिलेटिंग टू सेलिंग एजेंट्स। लीगल फीस रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज, कोई लीगल फीस लग गई लीज कॉन्ट्रैक्ट में, कोई लीज डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन में कोई कॉस्ट इनकर हो गई वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कुछ पेमेंट जिससे एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, भाई जो प्रॉपर्टी आप लीज पर दे रहे हो उसमें पहले से कोई रहता है तो उसको हटाने के लिए कुछ आपने पेमेंट करे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में। और कंसिडरेशन पेड फॉर अ गारंटी ऑफ रेजिडुअल एसेट बाय एन अंडरलाइंग थर्ड पार्टी, तो ऐसा कोई कंसिडरेशन पेमेंट है तो वो भी कवर हो जाएगा। हाँ, क्या क्या कवर नहीं होगा ये भी इंप्लॉयड है, एम्प्लॉय सैलरी यहाँ कवर नहीं होगी। लीगल फीस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज, लीज के पहले की कोई एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे इनकर हुए हैं तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ये हो जाएगा नॉन इंक्लूडेड। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इसमें इंक्लूड नहीं होगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में, और निगोशिएट करने के लिए कोई लीज टर्म या कंडीशन के लिए कोई खर्चा का हो गया तो उसको भी हम नहीं करेंगे। तो हमारा सारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस हो गया इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब हम आते हैं मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में 27 पर, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ये समझ गए तो आप समझना कि आपको पूरा आ रहा है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सिंपली समझना क्या दिया है, एक एंटिटी एल है जो एंटर करती है लीज में फॉर 10 इयर्स विद अ सिंगल लीज पेमेंट पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ, ये आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 27 है, ठीक है। सिंगल लीज पेमेंट पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर each year. The initial lease payment is 1 lakh. Lease payment will increase by the rate of labor each year. At the date of commencement of each lease, labor is 2%, मतलब हर साल ये जो 1 लाख इनिशियल लीज पेमेंट है ये हर साल लेबर रेट से इंक्रीज हो जाएगा, और लेबर रेट हर साल के लिए क्या दी है, 2% है। एज्यूम दैट द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 5%। हाउ इज द लीज लायबिलिटी इनिशियली बी मेजर्ड, लीज लायबिलिटी को आप कैसे निकालोगे, तो लीज लायबिलिटी कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स एट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले साल ईयर 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हर साल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल की शुरुआत में ही आप 1 रुपए दे रहे हो, तो पहले जो 1 लाख रुपए दे रहे हो वो डे 1 पे ही दिया होगा आपने, डे 1 पे दिया तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही आ जाएगा और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1 लाख, ठीक है। ईयर 2 पे अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 1 लाख प्लस 2% आ गया, है ना, फिर यहाँ पे 1 लाख प्लस 2% आ गया। ऐसे करते करते 10 साल तक आपकी ये लीज पेमेंट्स आपके कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये देखो, लीज पेमेंट एट ईयर स्टार्टिंग इंक्रीज बाय 2% ईच ईयर, हर साल 2% से बढ़ाते जा रहे हो आप, है ना। और इसी फॉर्मेट में आप आंसर लिखना, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, है ना, ठीक है। अब हर साल डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% से आपने निकाल लिया और इनका इंटू करके ये वैल्यूज निकाल लोगे, लास्ट में एमआरसी करके आपका टोटल लीज लायबिलिटी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। नाउ कमिंग अप टू द क्वेश्चन नंबर 2,
मतलब हमारे मॉड्यूल का आईसीआई के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 28। इस इलस्ट्रेशन में अपन देखते हैं क्या दिया हुआ है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 28 में क्या बोलता है क्वेश्चन, एंटिटी y एंड z executed 12-year lease of rail car with the following terms. Lease commencement on 1st January. Lease commencement date is 1st February 2011. Entity Y must pay entity Z first monthly rental payment of 10,000 upon execution of the lease. Entity Z will pay entity Y rupees 50,000 कैश इंसेंटिव। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था ना शुरुआत में, कैश इंसेंटिव अपन आगे डिस्कस करेंगे। या कैश इंसेंटिव का मतलब क्या होता है अब आप समझ लो कि मान लीजिए हमारे केस में क्या था, एचडी लिमिटेड था, एक था बडी लिमिटेड, है ना। इसने इसको असेट का राइट टू यूज दिया और ये बदले में इसको क्या दे रहा है, कंसीडरेशन। मैंने कंसीडरेशन में आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई साहब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ जाएगा, प्लस कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो भी आ जाएगी, है ना। फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपका कोई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो भी मैं आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर अगर कोई एक्सरसाइज ऑप्शन है वो भी आपका आ जाएगा इसमें, है ना। इसके अलावा सर इसमें कोई पेनल्टी लग गई किसी वजह से वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन लेस कर देना है इंसेंटिव्स। सर व्हाट इज दिस इंसेंटिव? इंसेंटिव क्या होता है इस चीज के ऊपर आप समझते हैं। और इस इंसेंटिव को दोस्तों सिंपली अगर मैं आपको बोलूं तो इंसेंटिव इज नथिंग बट कि यहां पर ये जो लीज के टर्म्स डिस्कस हुए हैं, यहां पर एचडी लिमिटेड बडी लिमिटेड को कोई इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा कंसीडरेशन वाइप ऑफ कर दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। मतलब ये जो है ये कौन हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा इस केस में लेसर और ये है लेसी। लेसर ने लेसी को कंपेंसेशन देने के दौरान कोई बेनिफिट प्रोवाइड करवा दिया, कंपनसेशन लेने के दौरान कोई बेनिफिट प्रोवाइड कराया, उसको हम बोलेंगे दोस्तों इंसेंटिव। इसीलिए इसको हम अलग कर देते हैं। ये बात समझ में आती है? आंसर इज यस। नाउ 50,000 कैश इंसेंटिव टू एंटर इनटू लीज पेबल अपॉन लीज एग्जीक्यूशन। ठीक है, एंटिटी वाई ने इनकर किए 1,000 रुपए एज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेबल ऑन 1st February 2011. Entity Y calculated initial lease liability as present value of the lease payment, discounted using incremental borrowing rate because rate implicit in the lease could not be readily be available. इनिशियल लीज लाइबिलिटी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, इस बार कैलकुलेट नहीं करनी, 8,50,000। हाउ वुड द कंपनी मेजर एंड रिकॉर्ड दिस लीज? अब आप समझ लो कि अगर आपको इन द बुक्स ऑफ लेसी की बात हो रही है तो आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लीज लाइबिलिटी कितने की आएगी, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 8,50,000। स्टेप नंबर 1। सर स्टेप नंबर 2 हमारा हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज का मतलब क्या हुआ सर, इस राइट ऑफ यूज में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी पेमेंट्स आएंगे। याद है अपन ने इनिशियल रिकॉग्निशन की जनरल एंट्री देखी थी, ये देखो राइट ऑफ यूज का टोटल क्या होगा, लीज लायबिलिटी, बैंक, प्रोविजन फॉर डीएसआर, सारा का सारा, ये तीनों को ऐड कर दोगे तो राइट ऑफ यूज आ जाएगा अपना। तो बस अकाउंट्स में वैसे ही अपन इसका राइट ऑफ यूज का टोटल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले लीज लायबिलिटी हमें मालूम है क्वेश्चन में 8,50,000 प्लस सर हमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 10,000 गिवन है। हाँ सर, इसके अलावा 10,000 रुपए हमें फर्स्ट मंथली रेंट पेमेंट भी करना है, तो एक और मतलब टोटल हमें पास 2 इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, एक 10,000 और एक 1,000। टोटल क्या आ जाएगा सर, ये 11,000 आ जाएगा। इसमें से लेस कर देंगे इंसेंटिव ऑफ 50,000, तो हमारा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कितना आ जाएगा, 8,11,000। 8,11,000 इज नथिंग बट दी राइट ऑफ यूज। ये समझ में आया? हाउ वुड लेसी कंपनी मेजर एंड रिकॉर्ड दिस लीज? तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंट्री क्या पास हो जाएगी, सिंपली मुझे बताओ। राइट ऑफ यूज अकाउंट डेबिट लीज टू लीज लायबिलिटी टू बैंक, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट डेबिट टू आरओयू अकाउंट 50,000 बीइंग इंसेंटिव रिसीव्ड। ये इंसेंटिव किसकी वजह से रिसीव हुआ, लेसर की वजह से। तो ये 2 एंट्री आपने पास कर ली, दैट्स इट। आई बात समझ में? ओके नाउ अब यहां तक अपन ने जब क्वेश्चन समझ लिया तो अब ये बात के चलना
कि अब अपने को अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी में कितने स्टेप्स करने, ये एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, दूसरा हमें राइट ऑफ यूज ऑफ असेट दैट इज आरओयू शॉर्ट में अपन लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी होगी लीज लायबिलिटी की। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि इंस्टॉलमेंट कब पे हो रही है। इंस्टॉलमेंट पेड एट ईयर एंड, तो अमोर्टाइजेशन टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन दोस्तों अगर इंस्टॉलमेंट एट ईयर स्टार्टिंग पे पे हो रही है तो ईयर, फिर ओपनिंग बैलेंस, और नेक्स्ट ईयर की ईयर स्टार्टिंग में हो रही है तो पहले इंस्टॉलमेंट लेस होगी, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ये बात समझ में आती कि नहीं, ये एक बार देख लेना। ओके, फिर स्टेप नंबर 4 अमोर्टाइजेशन टेबल। अमोर्टाइजेशन टेबल किसकी, एसेट की। एसेट भी तो अमोर्टाइज होगा 10 साल, अगर मान लो 10 साल का लीज टर्म है। स्टेप नंबर 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी, उसमें आ जाएगा इनिशियल रिकॉग्निशन पे एंट्री, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में एक आ जाएगी अमोर्टाइजेशन, आरओयू एसेट अमोर्टाइज हो रहा है, फिर एक इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट की टू लीज पेमेंट, फिर लीज पेमेंट की इंस्टॉलमेंट रिपे हो रही है उसका आ जाएगा, और अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट है इन रिलेशन टू प्रोविजन फॉर डीएसआर वो भी आ जाएगा। सर कभी कभार क्वेश्चन में आपसे बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी दिखाओ, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर लीज लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर डीएसआर दिखाना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जब आप एसेट दिखाते हो उसके बाद वो नीचे अमोर्टाइज होगा तो वो अमोर्टाइज पीओरएल में भी आएगा, पीओरएल में अंदर कहां आ जाएगा, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के अंदर आ जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप जाओगे तो नॉन करेंट एसेट की हेडिंग के अंदर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट आ जाएगा, और उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी, और फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर लीज लायबिलिटी आ जाएगी करेंट नॉन करेंट की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। करंट लायबिलिटी अगर देखोगे, करंट लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर आएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर लीज लायबिलिटी आ जाएगा। सो दिस विल बी योर कंप्लीट स्टेप्स जो आपको इन द बुक्स ऑफ लेसी एज पर इंड एज 116 प्रिपेयर करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप स्टडी मटेरियल को देखोगे, ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी, इसको देख लेते हैं एक बार। एंटिटी एबीसी कौन है, ये लेसी है, क्वेश्चन ने अपने को बता दिया है ना। एंटर्स इनटू 3-year लीज ऑफ इक्विपमेंट, एबीसी एग्रीज टू मेक फॉलोइंग एनुअल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। क्वेश्चन में गिवन है 20,000 ईयर 1 में पे हो रहा है, 30,000 ईयर 2 में, 50,000 ईयर 3 में। सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए यहां पर कोई अदर एलिमेंट नहीं है टू लीज पेमेंट, बस ये मान के चलना है एज्यूम ए डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। क्यों, ये आपको रेट दी है, और ये क्या बोला है, ये आपकी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट आपको रेडिली अवेलेबल नहीं है। Entity ABC depreciates the ROU asset on SLM basis over the lease term. How would entity ABC would account for the said lease under Ind AS 116? जब ऐसा कुछ लिखा हो कि भैया लीज कैसे अकाउंट फॉर की जाएगी अंडर द said Ind AS 116, तो सबसे पहले अपन सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। अपने कितने स्टेप्स थे दोस्तों, 5 स्टेप्स थे। चलो स्टेप नंबर 1 में आ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी में अपने को एनुअल पेमेंट्स भी गिवन है, अपने को 20, 30, 50। प्रेजेंट वैल्यू अपने को क्या गिवन है, 12%। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 साल का निकाल लो और टोटल कर लो, तो ये आ जाएगा आपके लीज लायबिलिटी। अच्छा, क्या कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है क्वेश्चन में, नो। कोई इंसेंटिव है, नो। तो यही लीज लायबिलिटी का पेमेंट क्या हो जाएगा, आरओयू एसेट। इसके बाद हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, लेकिन एट ईयर एंड है तो अपने को आएगा ओपनिंग ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद करंट नॉन करंट का फिगर निकाल लेंगे। कैसे, ईयर 1 पे जो लीज लायबिलिटी आई वो, और 12% इंटरेस्ट रेट निकाल लो। फिर पहले साल आपने 20,000 पेमेंट कर दिया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये जो आया, ये जो फिगर आया, ये इस साल का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। इसका 12% इंटरेस्ट निकाला अगेन आपने, 30,000 आ गया एनुअल रिपेमेंट, और आपका क्लोजिंग बचा। ये क्लोजिंग जो सेकंड ईयर का है, चूंकि ये एट ईयर एंड पे हो रही है, हर साल के ईयर एंड पर आप इंस्टॉलमेंट रिपे कर रहे हो, तो आप ये मान के चलना जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग है वो फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटी आ जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस जो दोनों साल के, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा करेंट लायबिलिटी। ठीक है, बस। इसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल फॉर आरओयू एसेट, तो आरओयू एसेट भी इतने का ही था, 3 साल से एसएलएम के हिसाब से निकाल दो, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। फिर एंट्री करोगे, एंट्री क्या होगी भाई, सीधी सी बात, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। इसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, मैंने आपको ऐसा किया है, लेकिन आप एग्जाम में पूरा एक साल का, फिर सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का, ऐसे टेबल बना के एंट्री मत करना। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में पहली आएगी फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट दैट इज पीओरएल टू लीज लायबिलिटी।
इंटरेस्ट ये कहां से आ गया सर? ये अपन ने अमोर्टाइजेशन टेबल से निकाल लिया। यस और नो? हाँ सर। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ आरओयू एसेट, तो अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आरओयू, ये कहां से निकाला? स्टेप नंबर 4 से, ये अमाउंट। फिर हर साल कुछ एनुअल पेमेंट हुआ है तो लीज लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, बस। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल बनाया, तो स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में फाइनेंस कॉस्ट वही आ जाएगी जो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल आई थी लीज लायबिलिटी की, वहां से। अमोर्टाइजेशन वाला आरओयू एसेट का अमाउंट कहां से आ जाएगा? स्टेप नंबर 4 से आ जाएगा। बैलेंस शीट कहां से ले आओगे आप? आरओयू एसेट। अब ये देखो ईयर 1 पे नॉन करेंट एसेट कितने पे दिख रहा है? तो ये देखो स्टेप नंबर 4 अगर आप निकालोगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में ईयर 1 पे दिखेगा और ईयर 2 पे दिखेगा। यहाँ फाइनेंस लायबिलिटी 44639 कहां से आ गई? ये देखो 44639 पहले साल की आएगी। सर दूसरे ईयर की कितनी आएगी? दूसरे ईयर का कुछ आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो हो जाएगा बैलेंस। और करंट में 2 साल आएगा, ये इस साल का इधर आ जाएगा और ये डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। सर ये डिफरेंस कहां से आया था? अगेन देख लो आप, इन दोनों का डिफरेंस, ये पहले साल का करंट, फिर इसका और इसका डिफरेंस, ये दूसरे साल का करंट, तो ये कुछ और नहीं 44639 आ जाएगा, खत्म। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। कुछ भी नहीं था, बस अपने को ये समझना था कि कैसे इन द बुक्स ऑफ लेसी अकाउंटिंग होगी। नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 31, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये सब तो अपने को इग्नोर करना है, अपने को तो सिर्फ अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। सिंपली आ जाइए, कंपनी EFG एंटर्स इनटू ए प्रॉपर्टी लीज विद एंटिटी H, द इनिशियल लीज टर्म इज 10 इयर्स, 5 ईयर का रिन्यूएबल ऑप्शन भी है, उसके बाद 5 साल का रिन्यूएबल ऑप्शन भी है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 40 इयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इज 50 lakhs, EFG हैज एन ऑप्शन टू परचेज द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फॉर रुपीज 30 लाख। 30 लाख रुपए में वापस ये ऑप्शन है कि भाई लीज टर्म खत्म हो तो 30 लाख रुपए पे करो और आप ये एसेट को परचेज कर लो। फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट इज 5 lakhs विद एन इंक्रीज ऑफ 3% ईयर आफ्टर देयर आफ्टर। रेट कितनी है? 9.04। एंटिटी H गिव्स कंपनी EFG इंसेंटिव ऑफ 2 lakhs। कब दे रही है? पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। इंसेंटिव कितने का मिल रहा है? 2 लाख, ठीक है, विच इज टू बी यूज्ड फॉर नॉर्मल टेनेंट इंप्रूवमेंट। एंटिटी कंपनी EFG इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट परचेज ऑप्शन। अच्छा, हाउ वुड EFG मेजर राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी ओवर द लीज टर्म? तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 1 में क्या आ जाएगा? लीज लायबिलिटी। बट यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना दोस्तों, क्यों? क्योंकि पहले बार एनुअल पेमेंट एडवांस में पे हो रही है 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे साल 5 लाख रुपए तो पे करना है, लेकिन 3% से बढ़ा के करना है, लेकिन साथ ही साथ इसी साल आपको इंसेंटिव भी तो रिपे हो रहा है 2 लाख का, तो आपको वो 2 लाख भी लेस करने तो 3,15,000 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर ये जो 5,15 है ना, इस पे 3% बढ़ेगा, ना कि ये 3,15,000 रुपए। समझे? एग्जाम में ये गलती हो सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से समझना, 5 लाख रुपए एडवांस था प्लस 3% इस साल का इंक्रीमेंट, और ईयर 2 की बिगिनिंग में 2 लाख का इंसेंटिव मिला तो 3,15,000 आ गया। लेकिन जब थर्ड ईयर में आप लीज पेमेंट कैलकुलेट करोगे तो ये जो इंसेंटिव के हटा के कैलकुलेट करना, तो ये 5,15,000 आ जाएगा। इस पे 3%, फिर जो भी आया उस पे 3%, ऐसे करते करते आप 10 साल तक जाओगे। और लास्ट ईयर आप क्यों? क्योंकि आप सर्टेन हो एक्सरसाइज करने के लिए, परचेज करने के लिए ऑप्शन को, तो आपको यहाँ पे 10th ईयर पे 30 लाख पे करके इस एसेट को परचेज भी कर लेना है। अब 9.04 के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो और सारे के सारे का इनटू करके प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी लीज लायबिलिटी की। ये 50 लाख जैसे ही आया, अच्छा ना तो कोई क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे आरओयू एसेट 50 lakhs। अमोर्टाइजेशन टेबल ऑफ लीज लायबिलिटी। अब अमोर्टाइजेशन टेबल जब बनेगी तो भाई साहब 5 लाख तो एडवांस में पेमेंट हुआ था, तो ये 50 लाख से अमोर्टाइजेशन टेबल स्टार्ट नहीं होगी, ये 45 लाख से होगी। क्यों? क्योंकि आपने 5 लाख तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले ही पे कर दिया था। तो ये गलती भी मत करना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 50 lakhs और क्रैश 45 lakhs। इस पे 9.04 से इंटरेस्ट निकाल लो और उसके इंटरेस्ट निकालने के बाद इंस्टॉलमेंट लेस कर दो और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। ऐसे करते करते आप 10 साल तक का अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेना। लास्ट ईयर में 0 आएगा ये बैलेंस, ठीक है। 5-10 रुपए ऊपर नीचे चलेंगे भाई,
डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि आप ना डेसिमल के 3 या 4 प्लेसेस तक लेना जरूर डिजिट्स को, ठीक है। अमोर्टाइजेशन ऑफ आरओयू असेट फॉर 40 इयर्स है, 50 लाख है तो हर साल 1,25,000 से अमोर्टाइज होगा एसेट। फिर एंट्री होगी तो सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन होगा तो आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी 50 lakhs, देन लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये भी एंट्री सेम डे पे आ जाएगी क्योंकि एडवांस में दिया था 5 लाख का। समझ में आया? बहुत क्लियर है, क्योंकि लीज लायबिलिटी आपकी टोटल रिकॉग्नाइज कितनी हो रही डे वन पे 45 lakhs। क्यों? क्योंकि ये एंट्री भी तो आप साथ में पास करेंगे। सर इसमें पीएनएल और एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पूछा है आरओयू एसेट कितने पे मीजर होगा और लीज लायबिलिटी कितने पे मीजर होगा। तो अपने को उतना ही करना है, अपने को ज्यादा नहीं लिख के आना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेसी की बुक्स में, लेसी की बुक्स में जो मैंने आपको इनिशियल और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन बताया था वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया दोस्तों। अब अपन आते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ लेसी। सबसे पहले स्पेशल ट्रांजैक्शंस क्या है तो मैं आपको बोलूं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, मेजरमेंट एंड मॉडिफिकेशन, ये दोनों मैं आपको साथ में कराऊंगा। और फिर लास्ट एक स्मॉल वैल्यू आइटम है ना, और इसके बाद पूरा लेसी की अकाउंटिंग खत्म। फिर अपन लेसर की देखेंगे, सेल्स एंड बाईबैक वाले, सेल्स एंड लीज बैक वाले ट्रांजेक्शन देखेंगे और बाकी फर्स्ट टाइम एडॉप्शन की ट्रांजैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक अपन ने पिछले 45 मिनट्स में सारा का सारा इनिशियल और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन समझ लिया है। अब अपन आते हैं स्पेशल इश्यूज में। स्पेशल इश्यूज में पहला है क्वेश्चन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो व्हाट इज दिस सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट में दो एग्रीमेंट है, दो एग्रीमेंट मतलब एक लीज का है दूसरा नॉन लीज का है, एक उसमें लीज का पार्ट है, कुछ पार्ट उसमें नॉन लीज का है, और हमें जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल रही है उसमें दोनों की प्राइस इंक्लूड है। तो एज पर इंड AS 116 वी नीड टू बाइफरकेट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड फाइंड आउट कि कौन सा किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमाउंट लायबल है, रिलेट करेगा। क्योंकि हमें ना टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिली, अब उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जो पार्ट लीज का है उसको अलग से निकाल लो और जो नॉन लीज का है उन दोनों को बाइफरकेट करने के बाद ही हम एज पर 116 अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो इंड AS 116 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट विद लीज एज वेल एज नॉन लीज कंपोनेंट, है ना। The contract price should be bifurcated between lease and non-lease in the ratio of stand-alone selling price. Stand-alone selling price, SASP का ये जो शॉर्ट में लिखा है इसको बोलते हैं हम stand-alone selling price। ये stand-alone selling price के रेशियो में हम बांट देंगे लीज और नॉन लीज को। कैसे होगा? मॉड्यूल में दो क्वेश्चन है, एक है इलस्ट्रेशन नंबर 15 और एक टेस्ट योर नॉलेज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप कोई भी एक कर लेना आपको कंसेप्ट आ जाएगा भाई, इतना इजी कंसेप्ट है, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो क्या बोलता है इंड AS, इंड AS क्लियरली बोलता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बांट दो लीज और नॉन लीज के प्राइस, लीज और नॉन लीज कॉन्ट्रैक्ट के कंपोनेंट में इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या करना है देखो, क्वेश्चन समझना। एक lessee enters into a lease of equipment. The contract stipulates the lessor will perform maintenance of the leased equipment and receive consideration for the maintenance service. अब यार लीज इक्विपमेंट लीज हुआ है और उसके साथ साथ मेंटेनेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट भी जुड़ा हुआ है, मतलब लीज वाला इक्विपमेंट जो लीज पे गया है वो लीज कंपोनेंट हो गया और जो मेंटेनेंस सर्विस है वो नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स प्राइसेस इंक्लूड है लीज और नॉन लीज की, लीज का है 80,000, मेंटेनेंस का है 10,000, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 हो गई। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। Assume that the standalone prices cannot be readily be observed, so lessee makes estimates maximizing use of observable information of the lease and non-lease. क्या स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है? लीज की 85,000, मेंटेनेंस की 15,000, टोटल 1 लाख। In the given scenario, assuming lessee has not opted practical obedience, explain how will be lessee allocate the consideration to lease and non-lease. कैसे वो allocate करेगा? तो सीधे से बात है, लीज कंपोनेंट हमारा कितना था, स्टैंड अलोन प्राइस कितनी थी सर? लीज कंपोनेंट तो था टोटल, हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी? 90,000 हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी। इसको बांटना है लीज और नॉन लीज में, किस रेशियो में बांटोगे? 85 और 15 के रेशियो में बांट दो। तो देखो 85 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 90,000 76,500, और नॉन लीज के लिए आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 90,000, तो ये आ जाएगा 13,500। ये आ गई हमारी टोटल, और ये टोटल देखो 90,000 होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई। तो देखो लीज और मेंटेनेंस दोनों के अपने को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन थी
एस्टिमेटेड, पर ये गलत है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उठाएंगे और इससे हम 116 में इसके रेशियो में बांट देंगे, तो ये 116 के अकॉर्डिंग एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आप क्या देख सकते हो, इसके बाद आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर सॉरी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर मॉड्यूल। यहां भी वही चीज है, 10 ईयर का लीज है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस सर्विस भी है और लेसर ऑब्टेन्स इंश्योरेंस फॉर इक्विपमेंट, एनुअल पेमेंट 10,000 है। इसमें आपको एलोकेट करना है कंसिडरेशन टू द लीज कंपोनेंट। ये मैंने बच्चों को होमवर्क में दिया था, काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। यहां पे एक सेकेंड, एनुअल पेमेंट 10,000 का, जिसमें 1,000 रुपए क्या था रिलेटेड टू मेंटेनेंस सर्विस और 500 इंश्योरेंस कॉस्ट थी। इसके बाद लेसी इज, ये तो आपकी हो गई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सिंपल, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई। इसके बाद लेसी इज एबल टू डिटरमाइन दैट द सिमिलर मेंटेनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी टू for rupees 2,000 2,500 respectively. Lessee is unable to find an observable and standalone amount for similar equipment because none is leased without related services provided by it. तो कैसे अपन निकालेंगे, तो सिंपल एक इसमें सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। देखो ऑब्जर्वेबल स्टैंडअलोन प्राइस फ्रॉम मेंटेनेंस सर्विसेज 2,000, ठीक है, और बाकी लीज इक्विपमेंट के लिए कोई अलग से स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है, तो कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से 10,000 लेस कर देंगे मेंटेनेंस, तो आगे आपका लीज वाला कंपोनेंट 8,000 का, सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शन नंबर 1 खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं मॉडिफिकेशन। मैं मॉडिफिकेशन में साथ ही साथ क्या ले लेता हूं, साथ में मॉडिफिकेशन के अंदर ही मैं ले रहा हूं अपना दूसरा स्पेशल पॉइंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में लिखाया था। एंड चार्ट में देखो, आपको देखा होगा तो 4 चीजें थी, रीमेजरमेंट एंड मॉडिफिकेशन। तो रीमेजरमेंट एंड मॉडिफिकेशन अपन स्पेशल इशू नंबर 2 में ले रहे हैं एक साथ। एक सेकेंड ना, ये रहा, एंड रीमेजरमेंट। सर इससे रिलेटेड ये जो जिस हैंड रिटन नोट से आप रिवीजन करा रहे हो और जो मॉड्यूल वगैरह है, ये सारी चीजें इसी पीडीएफ में अवेलेबल रहेंगी। मैं आपको इसमें एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा लो, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सर मॉडिफिकेशन मींस चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आज जिस चीज पे एंटर हुआ आगे जाके वो बदल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा उसमें, समझते हैं कि भाई एक लीज एग्रीमेंट में 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तब जाके एक लीज एग्रीमेंट बनता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, एनुअल लीज पेमेंट, दूसरा होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, तीसरा होता है लीज टर्म, चौथा होता है चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एसेट अंडर राइट ऑफ यूज, ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में ये मॉडिफिकेशन डिवाइड होता है। पहला है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, दूसरा है चेंज इन स्कोप, तीसरा मैं बोलूंगा डिक्रीज इन द लीज टर्म। ये मैंने आपको क्या बोला, एक एग्रीमेंट में 4 चीजें होती हैं, ये 4 चीजों में कभी भी कोई भी चेंज हुआ वो इन 3 केसेस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। मतलब ऐसे मान के चलो ये ऐसा आ रहा है और ये फिर यहां से 3 आ गए, समझ में आई बात। तो ये जो लीज पेमेंट में चेंज हुआ, डिस्काउंटिंग रेट में चेंज हुआ, लीज टर्म में चेंज हुआ, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एसेट अंडर राइट ऑफ यूज, इसमें कोई चेंज हुआ, तो ये रिजल्ट किस में आता है, ये जो 3-4 जगहों पे चेंजेस होते हैं, इन 4 जगहों पे चेंजेस कहीं पर भी हो, इनका जो रिजल्ट है वो या तो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी पे आ जाएगा, या फिर चेंज इन स्कोप में आ जाएगा, या फिर डिक्रीज इन लीज टर्म पर आ जाएगा। और सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में जब मैं बात करता हूं तो वो बोलता है कि अगर चेंज कहां है, चेंज इन द लीज एनुअल पेमेंट्स है, चेंज इन द डिस्काउंटिंग फैक्टर है या रेट है, और या फिर लीज टर्म बढ़ा दिया, सर डिक्रीज कर दिया, वो तो अलग है, सी वाला पार्ट जो हम चेंज इन स्कोप के साथ पढ़ेंगे। लेकिन ए वाला क्या बोलता है, अगर लीज टर्म को बढ़ा दिया या फिर डिस्काउंटिंग रेट चेंज कर दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया, या लीज पेमेंट्स में कोई चेंजेस आ गया, तो हम उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी अब क्या हो सकता है, देखो क्या करना है अपने को, हर बार क्या करना रहता था, लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती थी, फिर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैलकुलेट करना पड़ता था, और उसी के बाद डे 1 पे जो हमारा एनुअल पेमेंट्स फिक्स हुआ था उसी की बेसिस पे हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे, राइट। अब मान लो आगे जाके कोई चेंज हो गया, चेंज हुआ, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, देखो ओल्ड लीज लायबिलिटी तो हमारे पास आई रही है। ओल्ड लीज लायबिलिटी मतलब एज पर आवर अमोर्टाइजेशन टेबल हमें ओल्ड लीज लायबिलिटी मालूम है,
ठीक है। और उसी दिन जिस दिन चेंज हुआ, जिस दिन मॉडिफिकेशन हुआ, जिस दिन इनमें से कहीं पे भी चेंज हुआ, मान लो हो सकता है 10 साल का लीज टर्म है, चौथे साल में कोई चेंज हुआ, चौथे साल के एंड में, मतलब 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपका चेंज है, तो आप 4th ईयर पे वापस से रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालोगे लीज लायबिलिटी की, तो उसको निकालना रहेगा। और काहे पे निकालोगे? एज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एज पर रिवाइज टर्म। तो अपने को क्या करना है? स्टेप नंबर 1 चेक करना है कि भैया चेंज कहां हुआ है, चेंजेस इन द लीज पेमेंट हुआ है, या चेंजेस इन डिस्काउंटिंग रेट हुआ है, या इंक्रीज इन लीज टर्म। ये क्वेश्चन मई 24 में आ चुका है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का, जिसको अपन बोलते हैं रीमेजरमेंट। ठीक है, ये जब आया बहुत आसान क्वेश्चन था, अभी अपन करेंगे वही वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आप चाहो तो मैच भी कर लेना मई 24 का पेपर। ठीक है, क्या करना है? चेंजेस अपन ने आइडेंटिफाई कर लिए, अब चेंजेस किस डेट पे हो रहे हैं उस डेट को आइडेंटिफाई करो, और उस डेट पर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी निकालो बेस्ड ऑन न्यू टर्म्स, साथ ही साथ ओल्ड लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एज पर ओल्ड टर्म्स, जो डे 1 पे एग्री हुए थे उस पे। अब ये जो ओल्ड टर्म्स क्या होंगे? ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट, लीज पेमेंट, न्यू क्वांटिटी और रिमेनिंग लीज टर्म। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई या फिर लायबिलिटी घट गई। अब आपको मालूम पड़ा कि या तो लायबिलिटी बढ़ गई जिसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी घट गई तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी, और इसकी जनरल एंट्री पास कर दो बेस्ड ऑन दी इफेक्ट्स। अब मान लीजिए जनरल एंट्री क्या होगी? आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी बढ़ी, लीज लायबिलिटी बढ़ी, तो ऑब्वियसली राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट भी बढ़ गया, तो इंक्रीज की एंट्री क्या हो जाएगी? राइट ऑफ यूज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड सेम रिवर्स इफेक्ट हो गया, मतलब लायबिलिटी कम हो गई, तो अगर लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट बैलेंस इसका बढ़ता, तो अगर रिवर्स कर दो उसका, तो रिवर्स करोगे तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे इन केस ऑफ रीअसेसमेंट? बहुत सिंपल, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एट इंसेप्शन ऑफ द लीज, मतलब बिगिनिंग ऑफ द लीज। फिर हमें स्टेप नंबर 2 में क्या करना था? लीज लायबिलिटी के बाद आरओयू एसेट अपन निकालते थे। अब स्टेप नंबर 3 से यहां पे चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस क्या हो जाएगा? अमोर्टाइजेशन टेबल या लीज लायबिलिटी टेबल जिसको हम बोलते हैं, वो हमें कब तक के लिए बनानी है? डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन रीड करके पता चलेगा दोस्तों। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में आपको सिंपली एक ही चीज करनी है, एंड दैट इज राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का स्टेटमेंट निकालना है अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, फिर अपने को स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी की, है ना। और ये जो लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और ये जो अमोर्टाइजेशन टेबल है टिल डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, इन दोनों फिगर्स को कंपेयर कर दो तो आपको पता चल जाएगा या तो इंक्रीज है या डिक्रीज है, मतलब या तो इंक्रीज है या डिक्रीज है, सॉरी, है ना। तो ये पता चल जाएगा, उससे अपने को पता चलेगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट मतलब रीमेजरमेंट, और एंट्री पास कर देना इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी। ये बात क्लियर है? पक्का? डन? ओके। नाउ इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 32। इलस्ट्रेशन नंबर 32, ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 21 में भी आ चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिसंबर 21 में सिमिलर क्वेश्चन आया था, बस टर्म्स अगर मैं चेंज कर दूं तो। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं क्या बोल रहा है इंस्टीट्यूट में। नाउ द पॉइंट इज, एंटिटी जो W है एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ रिटेल स्टोर विद एंटिटी J इन जनवरी 1st 2011. The initial term of the lease is 5 years. 5 years की लीज है। रिन्यूअल ऑप्शन कितना है? फर्दर 3 years का है। एनुअल पेमेंट्स फॉर इनिशियल टर्म एंड रिन्यूअल टर्म इज 1 लाख एंड 1,10,000 रिस्पेक्टिवली। रिन्यूअल टर्म जब भी आएगा तो वहां से एनुअल पेमेंट्स कितना हो जाएगा? 1 लाख की जगह पर 1,10,000 रुपए हो जाएंगे। डे 1 पे कितना है? 1 लाख। जब भी रिन्यूअल ऑप्शन होगा वहां से 1,10,000। Annual lease payments will increase based on the annual increase in the CPI at the end of the preceding year. For example, the payment due on 1st January 2012 will be based on the CPI available on 31st December 2011. Entity W की incremental borrowing rate lease date पे कितनी है? 5% and 6% respectively
and CPI at the lease commencement date and as at 1st January 2014 is 120 and 125 respectively. तो देखो दोनों दिन की आपने को लीज रेट भी दे दी और सीपीआई रेट भी दे दी गई है. At the lease commencement date, entity W did not have a significant economic incentive to exercise the renewable option. Day 1 पे तो ऐसा कोई अमाउंट नहीं था, लेकिन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2014 मतलब क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो समझो. 5 साल का लीज है, 2011 से स्टार्ट हुआ तो 12, 13, 14 3 साल के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि entity W installed unique lease improvement into retail store with an estimated 5-year economic life. Entity W determined that it will only recover the cost of improvements if it exercises the renewable option, creating a significant economic incentive to extend. Is entity W required to remeasure the lease in the first quarter of 2014? क्या is entity W required to remeasure the lease in the first quarter of 2014? क्या एंटिटी डब्ल्यू रीमीजर करे अपनी लीज लायबिलिटी को 2014 के फर्स्ट क्वार्टर में? तो आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर उन्होंने क्या बोल दिया, एंटिटी डब्ल्यू डिटरमाइंड दैट इट विल ओनली रिकवर द कॉस्ट ऑफ द इंप्रूवमेंट इफ इट एक्सरसाइज द रिन्यूएबल ऑप्शन, क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव टू एक्सटेंड. और उन्होंने इंस्टॉल भी कर लिया है कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, तो भाई साहब उससे उनकी लाइफ कितनी बढ़ गई, 5 ईयर इकोनॉमिक बेनिफिट होगी. अब आप समझो डे 1 पे वो क्या बोल रहा था, आपका लीज टर्म है 5 साल लेकिन फर्दर रिन्यूएबल ऑप्शन भी 3 साल का हो जाएगा, है ना. 2011 में 2014 में उसने ऐसा किया और वहां से 2014 से 5 साल बच गए. तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो वैसे भी अगर वो ऑप्शन डे 1 पे करता तो 2011 से 5 साल मतलब 2016 तक गया प्लस 3 तो 2019 तक, और 2014 से वो ये सिग्निफिकेंट ऑप्शन रिन्यूअल ले रहा है 3 साल का. तो बेसिकली एंटिटी डब्ल्यू विल रीमीजर लीज लायबिलिटी एज दे क्लियरली डिटरमाइंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2014 अबाउट एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन. मतलब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों? तभी तो उसने इंस्टॉल किया. ये क्लियरली क्वेश्चन नहीं दे दिया भाई. अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो इसका मतलब आप अपना 3 साल का लीज टर्म बढ़ा लोगे. ओके, नेक्स्ट इज अब जब ये लीज टर्म बढ़ा लोगे करेगा, कैसे करेगा काउंटिंग ये भी देख लो. कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन 1 जनवरी 2011. हर साल 1 लाख रुपए लीज लायबिलिटी आ गई, आसान है निकालना, ठीक है. आरओयू एसेट भी सेम है, क्यों? क्योंकि अलग से कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है. लेकिन अब अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मतलब सिर्फ 2013 तक, 2014 तक नहीं बनेगी. तो आप देख लो इन्होंने क्या किया, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन 2011 में 454600 और इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी थी. सर ये अमोर्टाइजेशन टेबल अलग अलग सी दिख रही है, ऐसा क्यों? तो देखो क्वेश्चन वापस से यहां पे क्या दिया है, पेबल. मैं आपको दिखा देता हूं इसको. तो ये क्या बोल रहे हैं देखो, द एनुअल लीज पेमेंट विल इंक्रीज based on the annual increase in the CPI at the end of the preceding year. मतलब इस साल जो पेमेंट ड्यू है वो किसके बेसिस पे होगा, पिछले साल के. मतलब पिछले साल जो डेट आ रही है, जो CPI आ रहा है उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग पे हो रहा है. देखो 1 जनवरी 2012 को होगा, कौन सा, किसके बेसिस पे, जो 31 दिसंबर 2011 को आ रहा है. तो इस लाइन से अपन ये मतलब निकाल सकते हैं कि ईयर स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर पे पेमेंट हो रहे हैं. तो अपना अमोर्टाइजेशन टेबल कुछ ऐसा आएगा, ईयर ओपनिंग बैलेंस, पहले इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस. 4546 इसमें 1 लाख रुपए अपना इंस्टॉलमेंट पे हुआ, फिर 5% का इंटरेस्ट इस पे लगा दिया गया और जो बचा वो क्लोजिंग ये आ जाएगा यहाँ पे. ऐसे करते हुए सिर्फ डेट ऑफ मॉडिफिकेशन तक लेके आना है. तो ये जो आया 195243 ये आ जाएगा 2014 में हमारा ओपनिंग बैलेंस, और यहीं पे अपन लीज लायबिलिटी रुक जाएगी. क्यों सर, बट अभी 2 साल तो बाकी है. हमें यहाँ पे क्या करना है, रीअसेसमेंट क्वेश्चन में या मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन में जिस दिन पे टर्म्स चेंज हो रहे हैं वहीं तक की बनानी है. स्टेटमेंट ऑफ आरओयू भी हमें अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन तक बनाना है. तो 2014 तक ही हम इसे बनाएंगे. स्टेप नंबर 5 अब पहली बार चेंज हो गया, और ये क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी ऑन 1 जनवरी 2014. किसके बेसिस पे चेंज होगी, रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी फॉर 2014 एंड 15 विल बी बेस्ड ऑन द CPI अवेलेबल. CPI कितना था,
120 था कमेंसमेंट पे और 125 है मॉडिफिकेशन पे। तो हम इसको कर देंगे 1 लाख की एनुअल लीज पेमेंट थी वो डिवाइड बाय 120 एट द बिगनिंग, और अभी कितनी हो गई 125, तो अपना कितना आ जाएगा 104167। नाउ 104167 आ गया। और आईसीआई ने कैलकुलेशन क्या किया है, आईसीआई ने कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया है, देखना। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी वही आ रहा है। अब ये देखना ये कैसे लेके आ रहे हैं, समझना। आईसीएआई ने किया है 120 है डे 1 पे, आगे जाके 125 हो गया, तो 5 का चेंज हुआ, ये 5% चेंज हुआ, तो 5 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कर दिया, तो 4.167% आ गया। और 1 लाख में 4.167% जोड़ दिया, तो अपना आंसर 104167 आ गया। ये 104167 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। आईसीआई ने इस तरह से किया है, हम इस तरह से भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। नाउ अच्छा, जब ये लीज पेमेंट चेंज हो गए, तो अब अगले 5 साल तक लीज पेमेंट्स कुछ इसी की तरीके से पेमेंट होंगे, रीपे होंगे, इसी तरीके से रीपे होंगे। और रीपे कैसे होंगे, 1 जनवरी 2014 104167 1, ये फिर 2015 में भी इसी से हो जाएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% हो जाएगा, जो पहले 5% था। कैसे, ये देखो लीज इंसेप्शन डेट पे 5% था और 1 जनवरी 2014 को 6% हो गया है, क्वेश्चन में गिवन है। इसको आपने क्या किया, निकाल लिया। अब दोस्तों 1,10,000 ये कैसे आ गया सर, याद है पहली ही लाइन पे क्वेश्चन में बोला था कि जिस दिन से आप रिन्यूएबल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे उस दिन से एनुअल लीज पेमेंट 1,10,000 हो जाएगी, और प्लस रीअसेसमेंट के कारण 4.167% भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा, ये 1,10,000 प्लस 4.167%, तो 114,584, और ये रिन्यूएबल पीरियड के लिए चेंज हो जाएंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर के बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अमाउंट ऑफ रीअसेसमेंट कैसे आएगा, अमाउंट ऑफ रीअसेसमेंट बहुत आसान है। स्टेप नंबर 3 में अपन ने कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड लीज लायबिलिटी निकाल ली 195,243, ये रही। और स्टेप नंबर 5 में अपन ने निकाल ली रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन 491,385, ये देखिए। और इन दोनों को कंपेयर किया तो मालूम चला कि हमें लीज लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जैसे ही इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी आएगी तो हमने एंट्री पास कर दी आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, और उतने अमाउंट से जितने अमाउंट से हमें इंक्रीज करनी पड़ रही है। और इसके बाद रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन टेबल, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन कैसे आ जाएगी मैं आपको बता रहा हूं बस कंसर्न पॉइंट से। डे 1 पे आपको रिन्यूएबल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना था, तो वही चली जो अपन ने स्टेप नंबर 3 में बनाई। यहां पर 491,385 हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट 104167 हो जाएगा, और ये 6% से आता जाएगा, और ये लास्ट में 0 बचेगा। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैंने सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाया था क्लास में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, ये आ चुका है एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन नंबर 34 है, जो मई 2024 अभी रिसेंट एग्जाम में आया था, है ना। इसमें क्या होता है, लेसी इंटर करता है 10 ईयर लीज पे फॉर 5,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस। The annual lease payments are 1 lakh payable at the end of each year. The interest rate implicit in the lease term is, just a moment. The interest rate implicit in the lease term cannot be readily available. Incremental borrowing rate दिए 6% पर एनम के हिसाब से। अब अपने को क्या करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 7, ये खुद ही बोल रहे हैं 10 साल की लीज थी, लेकिन 7th ईयर की स्टार्टिंग में, मतलब 6 साल तक कोई चेंज नहीं है, लेसी और लेसर ने एग्री किया अमेंड करने का ओरिजिनल लीज को, और एक्सटेंड कर दिया लीज टर्म को एडिशनल 4 इयर्स से। तो टोटल आपके 10 साल थे और 4 साल और बढ़ा दिया, तो अभी यहाँ पे 14 साल हो गए, मतलब 14 इयर्स का लीज टर्म हो जाएगा। 10 साल के बाद 4 साल और ऐड करने। एनुअल लीज पेमेंट्स आर अनचेंज्ड, दैट इज 1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम ईयर 7 to 14, लेकिन उस दिन पे बोरोइंग रेट 7% से बढ़, मतलब हो गई है, पहले थी 6% पर एनम, अब हो गई है 7% पर एनम। हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर, तो सिंपली क्या करना है, लीज लायबिलिटी निकाल लो। हर साल आपको 1 लाख के हिसाब से निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर 6% से 10 ईयर्स के लिए निकाल लोगे तो 7,36,000 आ जाएगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यही आरओयू एसेट भी हो जाएगा। लीज लायबिलिटी अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, मतलब 6 साल तक तो सेम रहेगा, तो 736 इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। और नोटिस किया होगा अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो वापस से मैं दिखा देता हूं, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर लिखा हुआ है, मतलब
अपनी अमोर्टाइजेशन टेबल सेम ये वाली बनेगी कि भाई ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट लेस किया और फिर आएगी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, 6 साल तक कोई दिक्कत नहीं। 6th ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही 7th ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। 7th ईयर का ओपनिंग बैलेंस जो हो जाएगा उसी को अपन वहां पे रोक देंगे अमोर्टाइजेशन टेबल को। इसके बाद स्टेप नंबर 4, अमोर्टाइजेशन ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि लीज लायबिलिटी में ही चेंज आ रहा है ना। और लीज लायबिलिटी में ही जब चेंज आ रहा है तो आप ये मान के चलना कि लीज लायबिलिटी में जब चेंज आ रहा है तो हमें इस स्टेप की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, देन अपना स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज लीज लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। अब ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन में क्या हो जाता है, 1 लाख रुपए लीज पेमेंट है। इस 1 लाख रुपए का लीज पेमेंट सेम ही है लेकिन डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गई 7%। लीज टर्म कितना हो जाएगा भाई, 7th ईयर से 14th ईयर। अब इंस्टीट्यूट में एग्जाम में बच्चा गलती क्या करता है, 7th ईयर से 14 ईयर, 7 साल ही हो रहे हैं भाई, गिन के देखो। अरे यार तुम गिन के देखोगे तो 7वां साल भी तो कैलकुलेट होगा, तो टोटल आपके 8 साल अभी भी बचे हैं। और 8 साल के लिए अब आप नया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी निकालो तो 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 7 ईयर्स फॉर 8 ईयर, 7% फॉर 8 ईयर्स, तो आपने निकाल लिया 597130। तो ये आ जाएगी आपकी प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ न्यू लीज लायबिलिटी एज पर द रिवाइज टर्म्स। और ओल्ड लायबिलिटी कितनी है, 346499। इन दोनों को कंपेयर किया तो आपको आ गया इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी। ये जो इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी है इसकी एंट्री कर दो, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी 250631। कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, ओल्ड टर्म्स वाली स्टेप नंबर 3 से आ गई। और रिवाइज लीज लायबिलिटी कहां से आई, स्टेप नंबर 5 से आ गई। 5 से आ गई तो आपको कहां से निकालना पड़ेगा इसको, ये वाली यहां से उठा के रख दोगे। इंक्रीज है, लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा तो आपको लीज लायबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखना है। और जैसे ही लीज लायबिलिटी बढ़ी तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट भी बढ़ गया ऑटोमेटिकली। यस और नो, खत्म। ये सेम क्वेश्चन आया था दोस्तों मई 2024 की सीए फाइनल की एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है मॉडिफिकेशन का, सॉरी रीअसेसमेंट का। फिर अपन देखेंगे चेंज इन स्कोप। अभी अपन रीअसेसमेंट ही देख रहे हैं, रीअसेसमेंट में एक और क्वेश्चन है दोस्तों। रीअसेसमेंट में एक और क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6। लेसी एंड लेसर agree to amend the original lease for remaining 5 years to reduce the lease payments from 1 lakh to 95,000 per year। 95,000 रुपीज पर ईयर हो गया है, पहले 1 लाख रुपए था। ठीक है, रेट यहां पे 6% है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट दी है, क्यों, क्योंकि IRR नहीं अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ये डे 1 की है। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 इज 7% per annum। Annual lease payments are payable at the end of each year. How should the said modification be accounted for? Simply आपको क्या करना है, डे 1 पे 10 साल का था लीज टर्म, 1 लाख के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लो तो आपका आ जाएगा 7,36,000। ये 7,36,000 ROU एसेट भी हो जाएगा अपना। यस और नो। फिर अपन करेंगे लीज लायबिलिटी अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन निकालने के लिए। और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर लिखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूं इसको। ये लास्ट लाइन में दिया हुआ है, एनुअल लीज पेमेंट्स आर पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हमने वापस से उसी तरीके से बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही बनाया तो याद रखना रीअसेसमेंट के टाइम पे अपन ने डे 1 वाला लिया, 5 इयर्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 5th ईयर के बाद 6th ईयर का जो 5th का क्लोजिंग 6th का ओपनिंग हो जाएगा और वहीं पे रुक जाएंगे हम। अमोर्टाइजेशन टेबल ऑफ ROU एसेट की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर अभी तक आपने नोटिस किया हो ना तो जितने क्वेश्चन हमने रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के करे हैं, नाम ही क्या है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ लायबिलिटी घट रही है या बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसको हम बढ़ा दे रहे हैं। तो हमारा जो इंपैक्ट अगर देखें तो हम ROU वाले में और इस वाले स्टेप पे तो कोई दे ही नहीं रहे। ये बात समझ में आई? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं इसमें, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये स्टेप नंबर 3 में 421 225 आ गया।
ये कैसे आया सर? कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस 6% से इंटरेस्ट और लेस कर देंगे 1 लाख रुपए, तो क्लोजिंग, फिर ये जो क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, फिर 6% का इंटरेस्ट, 1 लाख का इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट, फिर यही आ जाएगा। तो ऐसे करते करते 5 years तक में आपका ये 421225 आ जाएगा दोस्तों। स्टेप 5 में कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज लीज लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन निकालेंगे। तो लीज पेमेंट्स आपके 95,000 हो गए हैं, रिवाइज टर्म में डिस्काउंटिंग रेट 7% है, और अभी भी लीज टर्म आपका 5 years है। 5 years है लीज टर्म अगर, तो आपको क्या करना रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन निकालना है। तो 95,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% से 5 years के लिए निकाल लो, तो आपकी नई वाली रिवाइज लीज लायबिलिटी आ जाएगी 389,519, और ओल्ड वाली कितनी थी? 421,225। ये पहला क्वेश्चन है जहां पे डिक्रीज हुई है लीज लायबिलिटी, तो इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट 31706, खत्म। ये इंपैक्ट मॉडिफिकेशन का आया समझ में कि नहीं? तो यहां पे हमने रीअसेसमेंट भी खत्म कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे वाले मॉडिफिकेशन पे, दैट इज चेंज इन स्कोप या क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो यहां पे मैंने डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज भी कवर कर लिया और डिक्रीज इन लीज टर्म भी कवर कर लिया। कैसे होगा समझते हैं। अगर स्कोप का मतलब समझ रहे हो, असेट की क्वांटिटी में कुछ कम घट गया या बढ़ गया, उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्कोप। और साथ ही साथ लीज टर्म में भी डिक्रीज हो गया, इंक्रीज होगा तो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में जाओगे आप, इंक्रीज हुआ तो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, सिर्फ लीज लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा मॉडिफिकेशन पे। लेकिन चेंज इन स्कोप हुआ और डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज हो गया। चेंज इन स्कोप में क्या होगा? जो असेट राइट ऑफ यूज पे दी गई है, या तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर डिक्रीज हो जाए, लेकिन साथ साथ लीज टर्म डिक्रीज हो जाए। ये दो केसेस हैं अगर, तो वहां पे हमें चेंज इन स्कोप के हिसाब से काउंटिंग करनी पड़ेगी एज पर इंड AS 116। क्या है, अब एक एक करके बात करते हैं। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ असेट अगर आता है तो अपने को क्या करना है? इंक्रीज कर देना है कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ असेट। सर कितना इंक्रीज करना है? जितना प्रोपोर्शनेटली क्वांटिटी बढ़ी उतनी ही प्रोपोर्शन से हमें कैरिंग अमाउंट बढ़ा देनी है। जब हमने राइट ऑफ यूज ऑफ असेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ाई है तो लीज लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, एंड हेंस आपको इसको अकॉर्डिंगली बढ़ाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना पड़ेगा। तो लीज लायबिलिटी भी आपकी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी। अब सर हो सकता है इसका अमाउंट और इसका अमाउंट कुछ डिफरेंट हो, अगर इन दोनों के अमाउंट में कुछ डिफरेंस आ रहा हो तो वो डिफरेंस कहां जाएगा? वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। नोट, इंक्रीज के केस में एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि इंक्रीज इन लीज पेमेंट्स शुड कमेंसरेट विथ करेंट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हम जो ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सही है। लेकिन अदरवाइज अगर इट शुड नॉट कमेंसरेट विथ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, मतलब ये रिलेट लीज पेमेंट्स में इंक्रीज जो हो रहा है वो स्टैंड अलोन करेंट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फिर हमें ट्रीटमेंट वैसा करना है जैसा हम रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में करते थे, मतलब इससे पहले वाला स्टेप में। ये बात समझ में आती है? ओके, नाउ पॉइंट इज, अगर डिक्रीज हो गया क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में, तो सर जैसा हमने इंक्रीज में किया था उसको प्रोपोर्शनेट बढ़ा दिया था, वैसे ही डिक्रीज कर देंगे प्रोपोर्शनेटली। यस, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। Decrease carrying amount of right of use of asset proportionately and also decrease carrying amount of lease liability proportionately, और इन दोनों में जो भी डिफरेंस आ गया वो जाएगा P और L में जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट था चेंज इन स्कोप का और डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एसेट का। तो ये लेसी की बुक्स में सेकंड लास्ट स्टेप है जो अपने को समझना है। अब इसमें समझने के लिए क्या है देख लो, नवंबर 22 से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 35 आपके स्टडी मटेरियल का। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया सिमिलर टू नवंबर 22, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जो सिमिलर वाला क्वेश्चन है, मैं मेरा क्वेश्चन बैंक आपको यहां पे अटैच कर दूंगा गूगल ड्राइव में, उसको सॉल्व कर लेना, खत्म हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है, लिख के सॉल्व करना। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये रिवीजन के साथ आपने मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लिया, आपको एफआर में 50, 60, 70 मार्क्स आराम से आने गिरते पड़ते, अगर आपने क्लासेस नहीं भी करी कहीं से, और रिवीजन तो आपका हो ही रहा है। ठीक है सर, लेसी इंटर्स इनटू ए 10-year लीज, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। फॉर 5,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस,
ये ऑफिस स्पेस क्या प्रॉपर्टी है जिसमें क्वांटिटी कितनी है ऑफिस की 5000 स्क्वायर मीटर। एनुअल लीज पेमेंट कितना है 50,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इंपॉर्टेंट है ये। इम्प्लिसिट रेट नहीं अवेलेबल है लेकिन इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट पता है 6% पर एनम है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 लेसी एंड लेसर एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज टू रिड्यूस द ऑफिस टू ओनली 2500 स्क्वायर मीटर, आधा कम कर दिया स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 6। द एनुअल फिक्स्ड लीज पेमेंट्स to be made at the end of the year from year 6 to year 10 are ₹30। अब यहां पे समझो 30,000 रुपए क्या हो जाएगा, एनुअल फिक्स लीज पेमेंट भी कम हो जाएंगे। मतलब यहां पे आपको बता दिया है कि कितने से एनुअल लीज पेमेंट कम हो जाएगा। पहले कितना आप पे करते थे 50, इस बार कितना कर रहे हो 30, ठीक है। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 इज 5% और रेट भी चेंज हो गई 5% हो गई। हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ लेसी, सिमिलर टू नवंबर 22 क्वेश्चन। सिंपल, हमें यहां पे अब कुछ नहीं करना है, बस 7 स्टेप हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 6। पहले 6 थे अब 7 हो जाएंगे। स्टेप 1 वही है सेम, लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन डे 1 पे। स्टेप 2 आरओयू एसेट। स्टेप 3 अमोर्टाइजेशन डेट तक सेम अमोर्टाइजेशन टेबल बना लो। अमोर्टाइजेशन टेबल ऑफ राइट ऑफ यूजर एसेट स्टेप नंबर 4 में। अब ये एसेट में चेंज हो रहा है तो चेंज इन स्कोप इज टॉकिंग अबाउट द एसेट इटसेल्फ, तो यहाँ पे राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, लीज पेमेंट्स में भी चेंज होता है तो स्टेप नंबर 5 में जो रीअसेसमेंट वाला चेंज है वो भी देखना पड़ेगा। स्टेप 6 में हमें इंक्रीज और डिक्रीज भी देखना पड़ेगा और स्टेप नंबर 7 में चेंज इन स्कोप देखेंगे। ओके डन। अब कैसे देखेंगे मैं आपको ये समझाता हूं। चलिए तो अपन इसको देखते हैं क्वेश्चन को, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे देख लेंगे। सर 50,000 10 साल के लिए एन्युटी फैक्टर निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 6% पर एनम फॉर 10 इयर्स। तो आपका स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी आ जाएगा और ये कितना आएगा 367950, कोई दिक्कत नहीं। सेम आरओयू एसेट हो जाएगा हमारा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 3, अच्छा हमने ये देख लिया था कि भैया ये एट द एंड ऑफ द ईच ईयर रीपेमेंट हो रहा है तो फिर अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, लीज पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारा 367950 था, इसमें इंटरेस्ट निकाल दिया 6% से और लीज पेमेंट कर दिया 50,000 से, ये आ जाएगा अपना। ये क्लोजिंग इस साल का, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग, ऐसे करते करते 5 इयर्स तक तो ले आएंगे। 6th ईयर में हमारा मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वहां रुक जाएंगे। रुकने के बाद हम ये हमारी क्या हो गई कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड लीज लायबिलिटी एज पर ओल्ड टर्म्स। आरओयू टेबल बनाएंगे हर साल के हिसाब से, 36795 अमोर्टाइजेशन अमाउंट होगा और 6th ईयर की बिगिनिंग पे रुक जाएंगे। ठीक है सर। 5th स्टेप पे कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज लीज लायबिलिटी आ जाएगी। कैसे आएगी, एक सेकेंड ना, ये गलत लिखा है। हाँ, लीज पेमेंट हमारे कितने हो गए 30,000, 5% डिस्काउंटिंग रेट, लीज टर्म 5 इयर्स है तो देयरफॉर रिवाइज लीज लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कैसे हो जाएगी 30,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 5%, 5 इयर्स, ये आ जाएगा अमाउंट। अब इसको कंपेयर कर दो रीमेजरमेंट से तो कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड लीज लायबिलिटी हमारी थी 105,273 और रिवाइज लीज लायबिलिटी कितनी हो गई 129। कहना इसे ये इंक्रीज हो गई कितने से 24,621 रुपए से। और जब ये इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी है तो एंट्री क्या हो जाएगी आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग चेंज इन स्कोप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। चेंज इन स्कोप में क्या हो रहा है, सिंस ऑफिस स्पेस इज रिड्यूस्ड बाय 50%, देयरफॉर जब ऑफिस स्पेस रिड्यूस हुआ है 50% से तो मैंने आपको चार्ट में क्या बताया था दोस्तों, चार्ट में क्या बताया था, वापस से देखो चार्ट को फटाफट से, ये देखो एक सेकेंड ना, चार्ट को देखो। डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ असेट तो डिक्रीज कर दो कैरिंग अमाउंट प्रोपोर्शनेटली और लीज लायबिलिटी को 50% से डिक्रीज कर देना है तो देखो क्या आ जाएगा, ये रहा 50% से अपन ने किया तो 50% से कैरिंग अमाउंट कम कर दो। हमारी कैरिंग अमाउंट उस दिन कितनी आ रही डेट ऑफ मॉडिफिकेशन पे सर 183,975, इस 183,975 को 50% से रिड्यूस कर दो। एंड ऑल्सो लीज लायबिलिटी को भी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन रिड्यूस कर दो 50% से। लीज लायबिलिटी कितनी आ रही थी 2,10,546 रुपए, कहां गई, ये रही। इसको 50% से रिड्यूस किया तो कितना आया 105,273।
अब मुझे बताओ 105273 और डिक्रीज कर रहे हो आप लीज लायबिलिटी को ड्यू टू चेंज इन स्कोप, तो ये रिवर्स हो जाएगा। और राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कहां से आ गया, स्टेप नंबर कहां से आए, ये था हमारा सेवेंथ स्टेप, सेवेंथ स्टेप से आया 91987.50 और लीज लायबिलिटी हमारी कितनी थी 105273, है ना। तो मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर पी और एल में जाएगी, सिंपल हो गया, चेंज इन लायबिलिटी का स्कोप खत्म। फिर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 37, क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब कर रहे हैं इतना तो इतना ये भी कर लेते हैं। तो लेसी इंटर्स इनटू ए 10 ईयर लीज फॉर 2000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस, एनुअल लीज पेमेंट 1 लाख है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। Interest rate implicit in the lease cannot be readily be determined. Lessee's incremental borrowing rate at the commencement rate is 6% per annum. At the beginning of year 6, lessee and lessor agreed to amend the original lease. उन्होंने ईयर 6 पे क्या एग्री किया, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस ले लिया। पहले 2000 स्क्वायर मीटर में ऑफिस था इनका, अब ये लीज पे इन्होंने 1500 एडिशनल स्क्वायर मीटर ऑफिस ले लिया और ईयर 6 के बिगनिंग से। तो ईयर 6, 7, 8, 9, 10 5 साल तक के लिए हो जाएगा। और रिड्यूस कर दिया लीज पे हमको, ओके। एक और चीज कर दी, पहले तो 10 साल के लिए लीज थी, अब क्या बोल दिया 8 ईयर, तो 6, 7, 8 3 साल के लिए बचा रिमेनिंग लीज टर्म। अच्छा, इस डेट पे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितनी हो गई 6% पहले थी, अब हो गई है 7% पर एनम। कंसिडरेशन फॉर इंक्रीज इन स्कोप ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस इज नॉट कमेंसरेट विद द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। नॉट कमेंसरेट, पिछली बार क्या था क्वेश्चन में, देखो डिफरेंस देखो, मैं आपको दिखाता हूं। वो डायरेक्टली बोल रहे थे 30,000 हो गया, मतलब रिलेटेड टू स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, अपने को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस गिवन थी, लेकिन यहां पे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस गिवन है क्या, नहीं, और डायरेक्टली बोल दिया नॉट कमेंसरेट विद द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो फिर आप ये मान के चलना कि यहां पे आपको रीअसेसमेंट वाली कैलकुलेशन यूज करनी है। Consequently, lessee does not account for increase in the scope that adds rights to use an additional 3500 square meter of space as separate lease. ठीक है, ये तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि मॉडिफिकेशन है। How should the said modification be accounted for? Step number 1, calculation of lease liability 6% per annum के हिसाब से 1 लाख के हिसाब से निकाल लो। तो present value annuity factor at 6% for 10 years निकाल के आप ले आओगे 7,36,000। यही हमारा right of use of asset हो जाएगा। फिर हमने amortization table बनाई लीज पीरियड की अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए। जैसे ही हमने बनाई तो ओपनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा हमारा 7,36,000, इंटरेस्ट 44,160 के हिसाब से, लीज पेमेंट आ गया 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस, ये इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। ऐसे करते करते हम 5 इयर्स तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 6th ईयर आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 421,225 अगेन। स्टेप नंबर 4, आरओयू की अमोर्टाइजेशन टेबल बना लिया हमने, तो 736 से स्टार्ट हुआ और हर साल 10 साल के लिए है, तो 736 एसएलएम मेथड से अमोर्टाइज कर दो। 6th ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 3,68,000। 3,68,000 जैसी ओपनिंग बैलेंस आया, फिर अपने को करना है रिवाइज लीज लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। अब बताओ अपने को स्टेप रट जाएंगे इतने क्वेश्चन करने के बाद भी दोस्तों। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट क्या हो गया 3500 स्क्वायर मीटर हो गया। लीज टर्म अब आपका 3 साल का बचा है, लीज पेमेंट आपका 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख कैसे सर, ये देखो 1.5 लाख पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर लिखा हुआ है। डिस्काउंटिंग 7%, तो 3 साल के लिए 7% का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इनटू लीज पेमेंट 1.5 लाख निकाल लो। ये आ गया क्या, रिवाइज लीज लायबिलिटी, रीअसेसमेंट निकाल लो। कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ओल्ड वाली किस पे निकलेगी, 1 लाख पे निकलेगी। सर 1 लाख पे तो ये वाली क्यों नहीं यूज करी, ये बेटा 1.5 लाख के हिसाब से ना, इस बार लीज पेमेंट ही चेंज हो गया। ओके, तो 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6% 3 इयर्स के हिसाब से निकाल लो, तो 267,300 आ गया। नई वाली हमने निकाली ली थी 39,360। इंक्रीज हो गया, इंक्रीज की एंट्री मार दो RU2 लीज लायबिलिटी। फिर चेंज इन स्कोप की बात करते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ ROU ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन 368 गिवन है अपने को स्टेप नंबर 4 से। अच्छा, ये जो 368 है इसके लिए अब यूजफुल लाइफ 5 साल बची थी, बट अभी एक्चुअल में कितनी बची 3 साल। तो यूनिटरी मेथड 368 5 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितनी 220,800, और इससे हमारा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा प्रोपोर्शनेट अमाउंट है। ये बात समझ में आई। साथ ही साथ लीज लायबिलिटी भी तो प्रोपोर्शनेट
परमानेंटली डिक्रीज होगी तो कैसे डिक्रीज करोगे? कैरिंग अमाउंट 5 इयर्स के लिए कितनी बची थी? 421225। सर ये कहां से आई? अरे बेटा ये लीज लायबिलिटी की अमोर्टाइजेशन टेबल बना के रखी है ना अपन ने। हाँ ओके सर, ये ले लिया। और यहां से कैरिंग अमाउंट ऑफ फॉर 3 इयर्स स्टेप 6 में अपन ने निकाला था ये वाला 267,300 वाला, इसको ले लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी भी पता चल जाएगा। तो इतने प्रोपोर्शन से आरओयू एसेट डिक्रीज हुआ और इतने प्रोपोर्शन से डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी आपकी प्रोपोर्शनली डिक्रीज हुई। रिवर्स एंट्री लीज लायबिलिटी डेबिट टू राइट ऑफ यूज, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो पीएनडीएल में चला जाएगा। मई 2024 का क्वेश्चन भी मैंने इस पीडीएफ में अटैच कर दिया है। मई 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, और बेस्ट पार्ट इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर्स पर ईयर भी दिए हुए थे। जब भी क्वेश्चन में आपको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर की टेबल गिवन है, आप यही अमाउंट्स यूज करना, आप कैलकुलेटर पे खुद से कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको कैलकुलेट नहीं करते दोस्तों, ये हमारा गोल्डन रूल है। मई 24 में ये क्वेश्चन आया था, सन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद मून लिमिटेड फॉर टेकिंग अ लीज ऑन ऑफिस बिल्डिंग 1000 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। एनुअल लीज पेमेंट पेबल है आपकी ईच ईयर की एंड ऑफ द ईच ईयर। आईआरआर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट अपने को इनिशियल है ये 6% पर एनम है, जो कि आगे जाके कितनी हो जाएगी? 7% पर एनम हो जाएगी। At the beginning of year 7, lessor and lessee agree to amend the original lease और एक्सटेंड कर रहे हैं बाई अनदर 4 इयर्स। सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया था रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में, इलस्ट्रेशन नंबर 34 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 34। यहां भी देखो 4 साल से ही बढ़ाया था। सब वर्ड टू वर्ड सेम है क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड सेम है, बस फर्क कितना हो गया? कितना हुआ सर? अमाउंट चेंज कर दिया यार, ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है? अब थोड़ा तो कैलकुलेशन करोगे कि पूरा क्वेश्चन वही दे देंगे तुम छाप के आ जाओगे, फिर सीए फाइनल का मतलब क्या रहा? मैं आपको बता रहा हूं, फाउंडेशन और इंटर से ज्यादा आसान फाइनल की अकाउंट से, बहुत क्लियर, सारी चीजों के लॉजिक है और सभी चीजें क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, ये देखो यहां अमाउंट आपका 1000 स्क्वायर मीटर है, 10 साल है, और हर साल आप 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। हाँ बस इसमें एक चीज अच्छी ये थी, एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर फीट पर एनम फॉर 10 इयर्स, 1000 स्क्वायर फीट का दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको एनुअल लीज पेमेंट इसके बेसिस पे निकालना था, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसलिए बहुत स्पेशल बना देती है इस क्वेश्चन को, बाकी आसान क्वेश्चन था ये। एनुअल लीज पेमेंट्स आर अनचेंज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑल्सो, और इनकी मॉडिफिकेशन ईयर से ये हो गया। हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर, और इनकी कैलकुलेशन के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हैं। सिंपली आप कैसे निकाल लोगे? 5 लाख रुपए निकालोगे। 5 लाख कैसे आ गया? 500 इंटू 1000 स्क्वायर फीट, सिंपल तो हो गया ना 5 लाख पर एनम 10 साल के लिए। और लीज रेट कितनी है शुरुआत में? शुरुआत वाली 6% है, तो देखो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लोगे 5 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 6% फॉर 10 इयर्स, 367950 आ जाएगी। इस 367950 को टिल द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन निकाल लो, इसका ये आ जाएगा, और इसके बाद क्लियरली पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। तो मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी इक्वल्स टू दिस, द लीज लायबिलिटी इमीडिएटली बिफोर मॉडिफिकेशन। ये पूरा क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व करोगे ना, डिट्टो आप कर पाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 34 से पूरा मैच करता है। बस यहाँ पे एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट ये था, 5 लाख कैसे आया? 1000 स्क्वायर फीट इंटू 500 रुपीज, यही अपने को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बस इससे ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहां तक ये क्वेश्चन में कोई समस्या आपको नहीं ना? ठीक है, अच्छा ये इंस्टीट्यूट का जो भी फॉर्मेट है अपन अपने वाले फॉर्मेट के हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी निकाल ली 5 लाख और 7% के हिसाब से, तो 2985 आ गया नई वाली के हिसाब से, और उसका 7% पर एनम के हिसाब से निकालेंगे तो भी अपन ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से निकाल ही सकते थे। एडजस्टेड आरयू कैसे आएगा? 2985, और ओरिजिनल लीज लायबिलिटी कितनी थी? इतनी, तो एडजस्टेड टू आरओयू एसेट इतना जाएगा।
125380। तो एंट्री आपकी आ जाएगी ROU एसेट विल आल्सो बी इंक्रीज बाय दिस। क्यों? क्योंकि लीज लायबिलिटी भी उतने से ही इंक्रीज हो रही है। सिंपल। ये बात समझ में आती कि नहीं? बस इसके बाद मैंने आपको एक समरी बना के दी है मॉडिफिकेशन की। तो मॉडिफिकेशन के अंदर हमने तीन चीजें देखी थी, रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, डिक्रीज इन स्कोप और इंक्रीज इन स्कोप, है ना। रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, फिर लीज लायबिलिटी डेट ऑफ मॉडिफिकेशन तक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं और फिर चेंज कर देते हैं लीज लायबिलिटी थ्रू एडजस्टिंग ROU एसेट। यही हमने किया था अभी। 12,53,718, 719 भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। मालूम क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना अपने को ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स गिवन हैं। फिर हमने देखा डिक्रीज इन स्कोप। डिक्रीज इन स्कोप इज नथिंग बट व्हाट, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ROU एसेट और डिक्रीज इन लीज टर्म। तो प्रोपोर्शनेटली ROU एसेट डिक्रीज कर दो और लीज लायबिलिटी को भी प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज कर दो, खत्म हो गया। इंक्रीज है तो इंक्रीज इन क्वांटिटी में फिर क्या करेंगे, ROU एसेट और लीज लायबिलिटी को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर दो। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी मतलब लीज पेमेंट जो है ना वो SASP के हिसाब से अगर कॉम्पनसेट करती है तो ही ये करना लीज पेमेंट को प्रोपोर्शनली इंक्रीज, अदरवाइज रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी मतलब जो यहां पे किया वो। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट है लेसी की बुक्स में, दैट इज स्मॉल वैल्यू आइटम्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्मॉल वैल्यू आइटम? मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बोला था कि आपको वेट करना रहेगा टिल लास्ट ताकि हम इसको स्पेशल एडजस्टमेंट की तरह पढ़ पाए। तो दोस्तों क्या होता है स्मॉल वैल्यू आइटम? ऐसे एसेट्स जो कि रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज है और उनकी वैल्यू बहुत कम है, जैसे कि टैबलेट्स, फर्नीचर, PC, टेलीफोन। इनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इनकी कैसे काउंटिंग करनी है, इस पे फोकस करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है। रिकॉग्नाइज टोटल लीज पेमेंट्स इन PORL इन SLM and difference between lease payment as per SLM and actual cash payment is transferred to suspense। देखो क्या करना, जितने भी सारे के जब भी क्वेश्चन स्मॉल वैल्यू आइटम का होगा वो कैसा होगा मैं बता देता हूं। रिकॉग्नाइज कर लो सारे के सारे लीज पेमेंट्स को, कैसे? इन PORL बाय SLM मेथड। डिफरेंस बिटवीन लीज पेमेंट्स एंड एज पर SLM एंड एक्चुअल कैश पेमेंट, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट में भेज दो। ये सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, और हर साल सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट के नॉन करेंट आइटम में दिखा दो। सस्पेंस अकाउंट को अपन डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट भी बोल सकते हैं एज पर इंडियस। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एक एग्जांपल ये देख लीजिएगा कि एंटिटी ए ने ऑफिस इक्विपमेंट 5 साल के लिए लीज पे दिया। टोटल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट जब वो नया था तो 5,000 रुपए था, डिटरमाइंड एज लो वैल्यू। अब ये जैसे ही लो वैल्यू लिखा मतलब ये स्मॉल वैल्यू ऑफ आइटम का क्वेश्चन है। लीज पेमेंट कैसे करेंगे अपन इसमें, ये लीज पेमेंट्स दिए हैं ईयर 1 पे 0, ईयर 2 पे इतना, 3 पर ये 4, 5। लेसर प्रोवाइड्स अ लीज इंसेंटिव विद अ वैल्यू ऑफ 500। लीज इंसेंटिव भी 500 रुपए का है। पहले तो हम सबसे पहले टोटल लीज पेमेंट निकाल लें, तो 1750, 1750, 1500 प्लस 1500 लेस कर दो 500 इंसेंटिव, तो 6,000 रुपए अपना लीज पेमेंट बचता है। इसको डेबिट कर दो PORL में इन SLM मेथड 5 साल के लिए, तो 1200 रुपए पर एनम के हिसाब से। अब इन द बुक्स ऑफ लेसी डे 1 पे क्या होगा, लीज पेमेंट अकाउंट डेबिट 1200। क्यों? ये 1200 क्या है, ये लीज पेमेंट हर साल होंगे ना डेबिट। ओके, टू डेफर्ड और कैश अकाउंट डेबिट 500, ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1700 टू डेफर्ड रेवेन्यू, ये बैलेंसिंग फिगर है ना, ये ईयर 1 पे। अब हर साल डेफर्ड रेवेन्यू राइट ऑफ होता चला जाएगा ओवर द लीज पीरियड। तो लीज पेमेंट अकाउंट डेबिट 1200, और इस साल कितनी थी कैश पेमेंट, इस साल तो यहाँ पे 0 थी। टू कैश अपन ने 0 क्यों लिखा था, क्योंकि इस साल कुछ भी पेमेंट नहीं हो रहा था। ईयर 2 में 1750 है, तो ये देखो एंट्री लीज पेमेंट 1200 टू कैश बैंक 1750 और 550 आपने डेफर्ड रेवेन्यू से सेट ऑफ कर दिए। फिर सेम एंट्री थर्ड ईयर में, फिर सेम एंट्री फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में। तो ये सारा का सारा खत्म हो गया हमारा स्मॉल वैल्यू आइटम को कैसे हम अकाउंट फॉर करेंगे। इसके साथ हमारा इस चैप्टर में सबसे पहला पिछले 1.5 घंटे 1 घंटे 30 से 40 मिनट में हमने कवर कर लिया दोस्तों, क्या इस स्टैंडर्ड का एक सबसे बड़ा पार्ट, दैट इज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। अगला जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बुक्स ऑफ लेसर, सेल्स एंड लीजबैक और फर्स्ट टाइम एडॉप्शन अराउंड 1.5 आवर का एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 ऑफ द लीज, और इसमें हम ये सारा कवर कर देंगे। मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर तो इसी पार्ट में खत्म हो गया है। ओके,
तब तक के लिए आप इन द बुक्स ऑफ लेसी एज पर इंडियस 116 को पूरा खत्म कर लीजिएगा, आराम से लिख के करिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो में जितना पॉसिबल था मैंने सारा आपको करा दिया है। और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम समस्या होगी तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर पे या मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। डोंट यू वरी, आपका भाई आपको 50 से 70 नंबर एफआर में दिलाने की गारंटी करता है। और अगर किसी एक पेपर में 50 से 70 मार्क्स तक आ गए तो दोस्तों आपका ग्रुप 1 बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 3 ही पेपर है फिर, है ना। और आपको मालूम है एएफएम और ऑडिट में लोग इंस्टीट्यूट थोड़ा परेशान करता है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल। बाकी आज आप इंडियस 116 इन द बुक्स ऑफ लेसी के सारे केसेस को फिनिश कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।